तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे, एम्बिगियस ग्रामर के बारे में देखे थे कि एम्बिगियस ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्यों एम्बिगियस होता है ग्रामर, इसके बारे में देखे थे। अब बताओ, ग्रामर एम्बिगियस है, एम्बिगियस ग्रामर हम उस ग्रामर को बोल रहे हैं, जो कि एम्बिगियस लैंग्वेज को बना रहा है। अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एम्बिगिटी दो तरह का होता है, एक रिमूवेबल, एक नॉन रिमूवेबल। मतलब जिसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। किसको नहीं रिमूव कर सकते हैं भाई? मान लो कोई लैंग्वेज एल है, ठीक है। अब इसके लिए ग्रामर है G1, G2 और G3, ठीक है। G3 तीन ग्रामर है। इसमें G1 मान लो अनएम्बिगियस है, G2 है जो एम्बिगियस है और G3 है जो अनएम्बिगियस है, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करते हैं तो G2 लैंग्वेज मेरा क्या हुआ? दिखने में तो ऑब्वियसली एम्बिगियस लैंग्वेज है, लेकिन इसके एम्बिग्यूटी को हम हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं भाई? क्योंकि इसका इक्विवेलेंट ग्रामर, G2 का ही इक्विवेलेंट ग्रामर G1 और G3 एग्जिस्ट कर रहा है। और G1 और G3 क्या है? अनएम्बिगियस ग्रामर है। मतलब क्या है कि G2 को हम G3 के फॉर्म में या फिर G1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एम्बिगियस नहीं रहेगा, अनएम्बिगियस होगा, ठीक है। एक तो ये टाइप का ग्रामर हो गया। एक और टाइप का ग्रामर क्या है? का अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि मान लो एक लैंग्वेज एल है और इसमें एक ग्रामर है G1, एक और ग्रामर है G2, एक और ग्रामर है G3, और ये सब के सब एम्बिगियस क्या है? एम्बिगियस है। सब के सब एम्बिगियस है। अगर सबके सब ग्रामर एम्बिगियस हो तो लैंग्वेज कैसा होगा? अब यहां पर क्या है कि लैंग्वेज ही एम्बिगियस हो गया। लैंग्वेज ही क्या हो गया? एम्बिगियस हो गया। यहां पर क्या था? लास्ट वाले में क्या था? ए लैंग्वेज क्या था? ए लैंग्वेज था अनएम्बिगियस। ए लैंग्वेज क्या है? अनएम्बिगियस लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि यहां पर G1 और G3 ऐसा ग्रामर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि अनएम्बिगियस है। मतलब क्या था कि G2 को हम यहां कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अब इस केस में अगर देखते हैं, इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं हम लोग, क्या दिख रहा है कि एल के लिए ग्रामर G1, G2, G3 तीन ग्रामर है, और तीनों के तीनों ग्रामर क्या है? एम्बिगियस ग्रामर है। इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज ही मेरा एम्बिगियस हो गया। अब यहां पर एम्बिगिटी हम रिमूव कर ही नहीं सकते हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं कि इस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये क्या है? एम्बिगियस लैंग्वेज है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अब तक क्या बात किए थे, वैसा ग्रामर भी हो सकता है, उस टाइप का ग्रामर भी हो सकता है जिसके एम्बिग्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं G1 और G3 है जो अनएम्बिगियस है, G2 एम्बिगियस है, लेकिन G2 के एम्बिग्यूटी को हम रिमूव कर पा रहे थे, लेकिन यहां पर अब रिमूव हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा लैंग्वेज ही एम्बिगियस हो गया, अब रिमूव नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम इस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में अभी बात कर रहे हैं। इसको हटा लो। अब देखो, अगर इस लैंग्वेज पर हम आते हैं, ये क्या है? एम्बिगियस लैंग्वेज। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस एम्बिगियस लैंग्वेज जो है, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सिंपल जान लो, एम्बिगियस लैंग्वेज जो दिखेगा, एम्बिगियस क्यों हो रहा है? एम्बिगियस हुआ क्यों था? एक बात रिकॉल करो, एम्बिगियस इसलिए हुआ था कि लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। उसमें एटलीस्ट वन ऐसा स्ट्रिंग मिला था। अगर एक लैंग्वेज में 10,000 स्ट्रिंग है तो कम से कम एक ऐसा स्ट्रिंग मिला था जिसके लिए मल्टीपल पार्स ट्री था या फिर मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री था, ठीक है। मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री था। अब बोलो, मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री कैसे आया होगा? सेट ऑफ प्रोडक्शंस जो है ग्रामर में, किसी ग्रामर में क्या होता है? सेट ऑफ प्रोडक्शन होता है। बहुत सारा प्रोडक्शन को मिलकर एक ग्रामर बना है, यही है ना।
तो सेट ऑफ प्रोडक्शंस जो ग्रामर में है, उस ग्रामर में सेम स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रोडक्शन का यूज किया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? हम क्या बोल रहे हैं कि लैंग्वेज एम्बिगियस है, मतलब उसका कोई ना कोई ऐसा एक स्ट्रिंग है, मिनिमम एक स्ट्रिंग है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके लिए मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है, जिसके लिए मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है। अब अगर मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ प्रोडक्शन जो हम यूज कर रहे थे ग्रामर का, पार्टिकुलर स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए, पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए डेरिवेटिव ट्री बनाने के लिए वो डिफरेंट प्रोडक्शन डिफरेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। यही है ना, बस उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज अगर एम्बिगियस है तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। ये लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहला क्या है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एम्बिगियस लैंग्वेज है जो 3 कंडीशन को पैरेलली सेटिस्फाई करेगा, एक साथ में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या है? पहला कंडीशन जब हम देखते हैं तो क्या दिख रहा है? मस्ट बी यूनियन ऑफ 2 लैंग्वेज। एम्बिगियस लैंग्वेज है जो पहला कंडीशन क्या है? मस्ट बी यूनियन ऑफ 2 लैंग्वेज। मतलब क्या है कि पहला कंडीशन क्या है कि यूनियन होना चाहिए 2 लैंग्वेज का, 2 लैंग्वेज का यूनियन होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा इसको पीछे करते हैं, थोड़ा और पीछे करते हैं, ठीक है, यहाँ सही है। अब क्या बात कर रहे हैं कि इस एम्बिगियस लैंग्वेज में पहला पॉइंट क्या है? मस्ट बी यूनियन ऑफ 2 लैंग्वेज, मतलब 2 लैंग्वेज का यूनियन होना चाहिए। कौन? एम्बिगियस लैंग्वेज। जो एम्बिगियस लैंग्वेज बना है, मान लो हम बता रहे हैं क्या कि एक एम्बिगियस लैंग्वेज क्या है मेरा, मान लो L है, तो L क्या होना चाहिए? L1 यूनियन L2। यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 2 लैंग्वेज का यूनियन है, 2 लैंग्वेज का यूनियन होना चाहिए। पहला पॉइंट यही मेरा बता रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मस्ट बी यूनियन ऑफ 2 लैंग्वेज, तभी एम्बिगियस हो सकता है। अगर यूनियन नहीं है 2 लैंग्वेज का तो एम्बिगियस नहीं होगा, मतलब उसका एक भी ऐसा स्ट्रिंग नहीं होगा जिसके लिए मल्टीपल पार्स ट्री पॉसिबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों हो रहा है, इसके रीजन हम बताएंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि L1 और L2 का यूनियन है, L1 L2 का यूनियन है क्या? L है मेरा, और बोल रहे हैं कि L एम्बिगियस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? यूनियन रहने से ही एम्बिगियस क्यों होगा? यूनियन नहीं रहने पर क्या दिक्कत है जो एम्बिगियस नहीं हो पाता है? यूनियन रहने पर इसलिए प्रॉब्लम होता है कि देखो L1 है, L1 का कुछ स्ट्रिंग रहा होगा। L1 के लिए अगर हम बात करें तो L1 के लिए मान लो W1, W2, W3, इस तरीके से बहुत सारा स्ट्रिंग रहा होगा L1 में, ठीक है। L2 में भी मान लो W11, W22, W33, इस टाइप से बहुत सारा स्ट्रिंग रहा होगा, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रिंग रहा होगा। अब सिंपल एक बात बताओ, ये जो लैंग्वेज L1 है इसका भी एक ग्रामर होगा ना। जब बोल रहे हैं कि L है जो मेरा, जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो L है, जो यूनियन है L1 और L2 का, L1 और L2 का, L1 L2 खुद भी एक लैंग्वेज है ना। मतलब क्या है कि इस L1 का कोई ग्रामर रहा होगा G1, ठीक है, और इस L2 का भी ग्रामर रहा होगा मान लो G2, कोई ग्रामर रहा होगा, ग्रामर तो होगा। लैंग्वेज है L1, एक लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, मतलब कि L1 का ग्रामर भी रहा होगा। L2 हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, मतलब L2 का ग्रामर भी रहा होगा। अब देखो क्या होगा क्या, इसका जो दोनों स्ट्रिंग का सेट है, L1 का स्ट्रिंग का सेट यहाँ पर है, यहाँ पर L2 का स्ट्रिंग का सेट है। इस दोनों स्ट्रिंग के सेट में कुछ स्ट्रिंग्स है जो कॉमन है, कुछ स्ट्रिंग्स है जो कॉमन है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या, मान लेते हैं क्या कि जो कॉमन स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ पर W5 है और यहाँ भी W5 है, यहाँ भी क्या है, W5 है। मतलब क्या है कि सेम स्ट्रिंग है जो इसमें भी है, मतलब L1 लैंग्वेज में भी है और L2 लैंग्वेज में भी है, सेम स्ट्रिंग है। मतलब क्या हो गया कि दोनों लैंग्वेज जो हम बात कर रहे हैं, L1 और L2 जो हम बात कर रहे हैं, इस दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है।
समझ रहे हो बात को? हम क्या बोले, पहले क्या बताए कि L है जो L1 L2 का यूनियन होगा। सबसे पहला पॉइंट है, ये बात की जो पहला पॉइंट मेरा है, पहला पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है कि दो लैंग्वेज का यूनियन होगा। जो लैंग्वेज मेरा एम्बिगियस लैंग्वेज अगर हम बोल रहे हैं कि L है जो एम्बिगियस है, मतलब L का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दो लैंग्वेज का यूनियन होगा। ठीक है यहाँ तक। अब उस दोनों लैंग्वेज में अगर इंटरसेक्शन हम लेते हैं, दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर दो सेट है, मान लो एक सेट है यहाँ L1 का एक सेट है, एक और सेट है यहाँ पर L2 का एक सेट है। ठीक है, L2 का एक सेट है यहाँ पर। इसमें ये जो कॉमन पार्ट है ये क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन है क्या, L1 इंटरसेक्शन L2, यही इंटरसेक्शन है। हम बोल रहे हैं कि इंटरसेक्शन दोनों का नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा, एटलीस्ट एक ऐसा स्ट्रिंग होगा जो दोनों ही लैंग्वेज में कॉमन होगा। एक ऐसा स्ट्रिंग होगा जो L1 सेट को भी बिलोंग करे और L2 सेट को भी बिलोंग करे, दोनों को बिलोंग करे। कहां पर बिलोंग करेगा, इस पार्ट में जो है, इस पार्ट में जो कॉमन पार्ट में है ये क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा स्ट्रिंग है जो दोनों लैंग्वेज में कॉमन है। अब देखो उस स्ट्रिंग से होगा क्या। ठीक है, अब W2 जब हम देख लिए, मतलब W5 हम देखे हैं, W5 है जो दोनों में कॉमन है। अब जब हम W5 को ड्राइव करेंगे, तो होगा क्या, W5 को हम G1 से भी ड्राइव कर सकते हैं और W5 को हम G2 से भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है भाई, इसका क्या मीनिंग है, जो स्ट्रिंग W5 दोनों में है इसको हम G1 से ड्राइव किए, मतलब क्या है, L1 का पार्ट है ये। हम क्या बोल रहे हैं, अगर G1 से हम ड्राइव कर लिए मतलब कि L1 को बिलोंग कर रहा है। सेम स्ट्रिंग W5 को अगर हम G2 से ड्राइव कर लिए, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये L2 का पार्ट है, क्योंकि L2 का ग्रामर क्या है, G2 है। G2 से ड्राइव कर रहा है, G2 से जितना भी स्ट्रिंग ड्राइव हो रहा है जो L2 में रहेगा, और G1 से स्ट्रिंग जो ड्राइव हो रहा है जो L1 में रहेगा। ठीक है, दोनों चीज पैरेलल में होना ही होना है, ये तो श्योर शॉर्ट कंडीशन है। हम क्या बोल रहे हैं कि W5 को हम G1 से ड्राइव किए, फिर से W5 को G2 से भी ड्राइव किए, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है W5 जो स्ट्रिंग है इसके लिए क्या होना चाहिए, जब G1 से ड्राइव करेंगे तो एक पार्स ट्री मिलेगा हम लोग को, जब G2 से ड्राइव करेंगे तो दूसरा पार्स ट्री हम लोग को मिल गया। मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रिंग W5 के लिए दो डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है। दो डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है मतलब क्या है, ये दोनों W5 L1 में है, W5 L2 में ही है, और इस दोनों लैंग्वेज को यूनियन को हम बोल रहे हैं L1। मतलब क्या है, W5 है जो L में ऐसा है, W5 है जो L में एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके लिए मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है, जिसके लिए मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है, मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज एम्बिगियस है। तो मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल होने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि जो गिवन लैंग्वेज है, गिवन लैंग्वेज क्या होना चाहिए, दो लैंग्वेज का यूनियन होना चाहिए, तब तो कुछ कॉमन मिलेगा दो लैंग्वेज में, तब तो देखेंगे दोनों में दो लैंग्वेज का यूनियन है, दो लैंग्वेज का यूनियन है, दोनों का हम इंडिविजुअल सेट को स्कैन करेंगे तब देखेंगे ना कि कौन सा पार्टिकुलर स्ट्रिंग है जो दोनों में कॉमन है। और जो कॉमन स्ट्रिंग है इसके लिए G1 से भी हम ड्राइव कर सकते हैं, G2 से भी ड्राइव कर सकते हैं। जो कॉमन स्ट्रिंग है इसको हम G1 से भी ड्राइव कर सकते हैं और G2 से भी ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जिसका मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जिसका मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री पॉसिबल है। एम्बिगियस लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया था, मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री होगा तभी एम्बिगियस होगा, ये बात तो शुरू से पहले हम लोग जान रहे हैं। एक और कंडीशन साथ में क्या है, एक और कंडीशन साथ में क्या है, देखो पहला कंडीशन क्या है, यूनियन होना चाहिए।
थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। ये हम लोग यहाँ देख लिए कि इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो कुछ कॉमन स्ट्रिंग आएगा, इस कॉमन स्ट्रिंग के लिए ही मल्टीपल डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, G1 G2 दोनों से एक एक पॉसिबल होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट को जब हम देखते हैं तो क्या है, क्या लिख रहा है, बोथ शुड नॉट कोलैप्स, मतलब कोलैप्स नहीं होना चाहिए। कोलैप्स होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो L1 L2 हम लिए, ठीक है, L1 L2 लिए और अगर इस टाइप से रहे कि L1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ L2, मान लो ऐसा कंडीशन आ जाए, L1 इज सबसेट ऑफ L2, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर तो दिख रहा है कि लैंग्वेज दो लैंग्वेज का यूनियन है, लेकिन एक लैंग्वेज है जो दूसरे लैंग्वेज का पार्ट है, मतलब ओवरऑल एक ही लैंग्वेज हुआ। एक लैंग्वेज जो दूसरे लैंग्वेज का जब पार्ट है, अगर कोलैप्स होने का मतलब यही है, कोलैप्स सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि कोलैप्स हो गया मतलब एक ही लैंग्वेज है, यूनियन तो दो लैंग्वेज का रहा ही नहीं हो। जब दो लैंग्वेज का यूनियन रहा ही नहीं मतलब कि एक ही लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज में ही सबके सब स्ट्रिंग बिलोंग कर रहा है, तो आप एब्सोल्यूटली हम नहीं कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा स्ट्रिंग है, इसमें कोई ऐसा स्ट्रिंग है जिसका मल्टीपल डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। अब हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अब तो एक ही ग्रामर रहा ना। जब एक लैंग्वेज मान लो L2 है जो कोलैप्स होकर L1 में चला गया, L2 मान लो सबसेट है L1 का, ठीक है, तो ग्रामर केवल G1 ही बच गया ना, L1 का ही ग्रामर रिमेनिंग है ना, एक ही ग्रामर है, एक ही ग्रामर है। जबकि होना क्या चाहिए था कि दो ग्रामर है, सेम स्ट्रिंग को हम लोग एक बार G1 से ड्राइव कर रहे हैं और सेम स्ट्रिंग को हम लोग एक बार G2 से ड्राइव कर रहे हैं, तो मल्टीपल डेरिवेटिव हम लोग को मिल रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट देख लिए हम लोग कि जब कभी बात करें एम्बिगियस लैंग्वेज का, इसका मतलब क्या है कि तीन पॉइंट हमेशा ही तीन कंडीशन को हमेशा ये फुलफिल करेगा। पहला क्या है, यूनियन होगा दो लैंग्वेज का, दूसरा क्या है, कोलैप्स नहीं होना चाहिए। यूनियन मतलब कि प्रॉपर यूनियन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूनियन ले लिए बाद में कोलैप्स कर जाए, बाद में कोलैप्स कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो एक लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग है ABCD, 5 स्ट्रिंग है मान लो, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज L2 हम लिए हैं जिसमें C और D स्ट्रिंग है, दो ही स्ट्रिंग है। दूसरा जो लिए लैंग्वेज CD स्ट्रिंग का, वो पहले वाला का ही सबसेट है, तो ओवरऑल लैंग्वेज एक ही हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लैंग्वेज कैसा दिखेगा हम लोग का, लैंग्वेज जो रहेगा कोलैप्स होने पर क्या बन जाएगा, DCFL लैंग्वेज बन जाएगा, कोलैप्स नहीं होना चाहिए। और DCFL लैंग्वेज जैसे ही बन गया तो DCFL क्या होता है, अनएम्बिगियस होता है। DCFL क्या होता है, अनएम्बिगियस होता है। समझ रहे हो बात को। तो जब तक हम लोग रेगुलर लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो रेगुलर लैंग्वेज और DCFL हमेशा ही अनएम्बिगियस होता है। CFL से ही एम्बिग्यूटी का खेल आएगा, CFL लैंग्वेज से एम्बिग्यूटी का खेल आता है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए कि एम्बिगियस लैंग्वेज के लिए क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, इसको हटाओ, ये जो एग्जाम्पल गिवन है, अब इस एग्जाम्पल को एक बार हम लोग देखते हैं, एक बार। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल गिवन है कि A पावर, यहाँ पर क्या है, A पावर N, B पावर N, C पावर P, वेयर M इक्वल टू N एंड M इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हो गया, ये दो लैंग्वेज का यूनियन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे भाई। तो एक कंडीशन है M इक्वल टू N, मतलब कि एक लैंग्वेज M इक्वल टू N के लिए रहा है। M क्या है, A का पावर है, अब B का पावर N है, तो M और N इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B। एक लैंग्वेज बन गया मेरा। दूसरा लैंग्वेज क्या बन गया, M इक्वल टू P, मतलब M A का पावर और C का पावर इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ C, ये दोनों इक्वल हो गया, अब देखो ये दोनों इक्वल होगा। अब बताओ एक चीज, ये दोनों में बताओ कि ये दोनों कोलैप्स हो सकता है क्या, दोनों कोलैप्स हो, एक दूसरे का पार्ट है क्या, एक दूसरे का सबसेट है क्या। सबसेट होने का मतलब क्या है, कोलैप्स होने का मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज का स्ट्रिंग सबके सब स्ट्रिंग दूसरे लैंग्वेज से ड्राइव हो जाना चाहिए। एक लैंग्वेज का सब के सब स्ट्रिंग दूसरे लैंग्वेज से ड्राइव होना चाहिए। हम स्ट्रिंग को अगर लिखते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग को लिखते हैं, अगर मान लो इसके स्ट्रिंग को हम लिखते हैं, इसके एक स्ट्रिंग को लिखते हैं
ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन है, इसका मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं क्या, ए बी 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 सी, ठीक है। एक स्ट्रिंग मान लो पहला लैंग्वेज का ए है, दूसरे लैंग्वेज का एक और स्ट्रिंग इसका भी हम लेते हैं क्या, ए बी सी सी, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज का एक और स्ट्रिंग हम लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोलैप्स होने का मतलब क्या था कि एक लैंग्वेज का सबके सब स्ट्रिंग दूसरे लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोलैप्स यहां होगा मतलब क्या है, कोलैप्स होने का मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज का जो इस लैंग्वेज में भी होना चाहिए, और ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज का जो इस लैंग्वेज में भी होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज से बना सकते हैं या नहीं। यहां पर क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सी। यहां पर देखो नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ सी 1 है, जबकि यहां पर सही है, इसके अकॉर्डिंग सही है, पहला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सही है कंडीशन, लेकिन दूसरा लैंग्वेज में नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ सी है जो 1 है, इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर सकता है। सेम यही चीज देखेंगे यहां पर, देखेंगे अगर तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सी है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी 1 है, ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब क्या है, कोलैप्स नहीं हो सकता है, दोनों यूनियन है। ये क्या है, दो लैंग्वेज का यूनियन भी है, साथ में कोलैप्स भी नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कॉमन है क्या कोई स्ट्रिंग। अब देखते हैं, देखो पहला कंडीशन क्या था, यूनियन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या था, कोलैप्स नहीं होना चाहिए। हम ऐसा स्ट्रिंग फाइंड कर लिए जो पहला लैंग्वेज का स्ट्रिंग है लेकिन दूसरा का नहीं है, फिर दूसरा ये स्ट्रिंग फाइंड किए, दूसरा लैंग्वेज का स्ट्रिंग है, ये पहला का नहीं है, मतलब कोलैप्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई तो नहीं है, तो एक मान लो एक स्ट्रिंग अगर हम यहाँ लेते हैं, स्ट्रिंग मेरा है ए बी बी सी सी, ऐसा स्ट्रिंग है, ए बी बी सी सी ऐसा स्ट्रिंग है। अब देखो ये स्ट्रिंग किससे बिलोंग करेगा, मान लो इसका नाम हम दे दिए, इसका नाम अगर 11 दे दिए हैं, इसका नाम L2 दे दिए, ये किसको बिलोंग करेगा, 11 को या L2 को, बताओ 11 को करेगा या नहीं, चेक करते हैं। 11 में कंडीशन क्या है भाई, 11 में क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी 2 है, मतलब 11 में बिलोंग करेगा ये, ठीक है। अब देखते हैं कि L2 में बिलोंग करेगा या नहीं। L2 में क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सी, मतलब क्या हो गया, यहाँ नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ सी भी 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल अगर हम बात करें क्या दिख रहा है कि ये लैंग्वेज है जो L2 को भी बिलोंग कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं, ये जो पार्टिकुलर स्ट्रिंग हम लिखे हैं जो 11 को भी बिलोंग कर रहा है, L2 को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 5, क्या नहीं, 11 इंटरसेक्शन L2 नॉट इक्वल टू 5, यह कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है। अब हम बोल सकते हैं क्या कि ये लैंग्वेज का पॉसिबिलिटी क्या है कि ये लैंग्वेज क्या हो सकता है, ये लैंग्वेज एम्बिगियस लैंग्वेज हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, ये तो हम तीनों कंडीशन को देख लिए, ये तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल लिए कि ये लैंग्वेज एम्बिगियस हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली बात किया जाए, विजुअलाइज किया जाए इसको देखकर कि एम्बिगियस क्यों हो सकता है, क्या रीजन है एम्बिगियस होने का, इसका एम्बिगियस होने का रीजन क्या एक्चुअल में है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सही चीज है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सही चीज है, लेकिन एम्बिगियस क्यों हो रहा है, कैसे विजुअलाइज करेंगे। सिंपल बताओ, ये जो स्ट्रिंग है 11 को भी बिलोंग कर रहा है, L2 को भी बिलोंग कर रहा है, इस दोनों लैंग्वेज को अगर बिलोंग कर रहा है, इस दोनों लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है, 11 का कोई ग्रामर भी होगा ना, G1 है मान लो, L2 का ग्रामर है G2, यही है ना। तो इस स्ट्रिंग के लिए G1 से भी हम ड्राइव कर सकते हैं, G2 से भी ड्राइव कर सकते हैं। मतलब क्या है, हम लोग मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री हम लोग बना सकते हैं। एक किससे बनेगा, एक बनेगा G1 से, दूसरा बनेगा G2 से। मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री हम बना सकते हैं। जैसे ही मल्टीपल डेरिवेटिव ट्री बना सकते हैं तो लैंग्वेज एम्बिगियस हो गया,
सीधा सीधा विजुलाइज करने के लिए तरीका है, लेकिन अगर पॉइंट में कंडीशन देखना चाहें हम कि एम्बिगियस लैंग्वेज का कंडीशन क्या है, तो ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा एट द सेम टाइम, एक साथ में तीनों होना चाहिए। ठीक है, क्या है यहाँ पर एम्बिगियस लैंग्वेज सैटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशंस एट ए टाइम, एक ही टाइम में तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या देख लिए, हम लोग एम्बिगियस लैंग्वेज के बारे में देख लिए कि लैंग्वेज एम्बिगियस है, इसका मतलब क्या है, एम्बिगियस क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। अच्छा, नोट्स जो है मिलेगा, ये नोट्स मिलेगा, देखो हम जो एक्सप्लेन किए हैं इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम हटा लेते हैं, लेकिन नोट्स का जेरोक्स करवा लेना, खुद से लिखना, जो हम बता रहे हैं इसको खुद से लिखना। ठीक है, मेनली नोट्स बना हुआ, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन पार्ट में जो भी पॉइंट लगे इंपॉर्टेंट है उसको खुद से लिख लेना, बाकी सब तो रिटर्न रहेगा ही नोट्स में। ठीक है, पहले बोर्ड वाले में प्रॉब्लम क्या था कि बोर्ड का जब स्क्रीनशॉट लेते थे वीडियो का उसमें अच्छा नहीं आता था, क्लियर नहीं था, अब इसमें क्लियर मिलेगा, ये नोट्स पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, इसको प्रिंट आउट करवा लेना, उसके बाद में आराम से इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अब आते हैं क्या, एक और लैंग्वेज यहाँ पर क्या है, एक और लैंग्वेज देखो क्या है, a पावर n, b पावर n, c पावर m, d पावर m। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ए बी इक्वल है, नंबर ऑफ सी डी इक्वल है, यूनियन a पावर n, b पावर n, c पावर m, मतलब b और c का नंबर इक्वल है और a और d का नंबर इक्वल है, ये भी क्या है, दो लैंग्वेज का यूनियन है और दोनों कोलैप्स नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिल जाएगा, यूनियन तो है ही, कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिलेगा जो पहला लैंग्वेज में है तो दूसरे में नहीं है, या फिर दूसरा लैंग्वेज में है तो पहले में नहीं है, कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग को फाइंड करके देखो एक बार कौन सा ऐसा स्ट्रिंग है। ठीक है, पहले वाले के लिए अगर हम लिखते हैं तो इसका स्ट्रिंग हम ले सकते हैं क्या, अच्छा एक बार ऐसे पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये पावर के फॉर्म में मान लो हम लिखते हैं क्या, a पावर 2 b पावर 2, मतलब क्या है, n का वैल्यू लिख रहे हैं, a 2 टाइम्स आया है, b भी 2 टाइम्स आया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, c पावर 3 d पावर 3। ठीक है, एक लैंग्वेज ऐसा हो गया। इससे एक लैंग्वेज अगर हम देखते हैं, इसका एक लैंग्वेज अगर देखते हैं, एक स्ट्रिंग हम देखते हैं इस लैंग्वेज का, एक स्ट्रिंग देखते हैं तो क्या दिखेगा, a पावर 2 b पावर 3, अच्छा b पावर 3, c पावर 3, अच्छा d पावर 2। ठीक है, सेकेंड जो स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज का है, पहला स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज का। अब एक बार चेक करो कि ये जो स्ट्रिंग लिखे हैं जो दूसरे लैंग्वेज में भी बिलोंग कर सकता है क्या, दूसरे लैंग्वेज में स्ट्रिंग है क्या। एक बार देखेंगे तो क्या दिखेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी नहीं है, नंबर ऑफ बी कितना है, 2 है, नंबर ऑफ सी 3 है, जबकि यहाँ क्या चाहिए, बी और सी इक्वल चाहिए, मतलब कि पहला है जो दूसरे वाले को बिलोंग नहीं करेगा, पहला लैंग्वेज जो है, पहला स्ट्रिंग जो लिए हैं दूसरे को बिलोंग नहीं कर रहा है। सेम यही चीज है, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी 3 है, मतलब क्या, सेकेंड स्ट्रिंग है जो इसको बिलोंग, पहले वाले लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब क्या, कोलैप्स नहीं हो सकता है, यूनियन गिवन है, यूनियन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यूनियन तो है ही, कोलैप्स नहीं हो सकता, दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। तो मान लो एक ऐसा स्ट्रिंग हम लेते हैं, a पावर 2 b पावर 2 c पावर 2 d पावर 2, मान लो एक ऐसा स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करो कि ये स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है जो कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करेगा, एक से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा। एक बार देखो, यहाँ नंबर ऑफ a 2 है, b 2 है, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b, पहला लैंग्वेज में आ गया ये। और क्या है, नंबर ऑफ c इक्वल टू नंबर ऑफ d है, नंबर ऑफ a b है, a और b इक्वल है, नंबर ऑफ c इक्वल टू नंबर ऑफ d है, मतलब क्या है, पहला लैंग्वेज में आ गया। ठीक है, सेम वैसे ही दूसरे वाले को अगर देखते हैं, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ d चाहिए था, देखो नंबर ऑफ a 2 है, नंबर ऑफ d भी 2 है, मतलब क्या है, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर नंबर ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ c है, मतलब क्या है, इस लैंग्वेज को भी बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या, इस दो लैंग्वेज का जो यूनियन लिया हुआ है, ये ना तो कोलैप्स कर रहा है, ना ही इसका इंटरसेक्शन फाई है। मतलब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं अब कि ये लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज
एम्बिगियस लैंग्वेज है। क्यों एम्बिगियस होगा भाई? एम्बिगियस लैंग्वेज क्यों होगा? क्योंकि पहला जो लैंग्वेज है, पहला लैंग्वेज जो है इसका ग्रामर मान लो G1 ग्रामर रहे, दूसरा लैंग्वेज का G2 ग्रामर रहे, इसको हम G1 से भी ड्राइव कर सकते हैं और G2 से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो मल्टीपल ग्रामर से सेम स्ट्रिंग को ड्राइव करने का मतलब क्या है? मल्टीपल ग्रामर से सेम स्ट्रिंग को ड्राइव करने का मतलब क्या है? मल्टीपल पार्स ट्री पॉसिबल है। मल्टीपल पार्स ट्री पॉसिबल है। मल्टीपल पार्स ट्री मतलब एम्बिगियस लैंग्वेज हो गया। समझ रहे हो बात को? सेम ऐसे ही देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्या है, एक और एग्जांपल देखते हैं क्या है। यहां जो एग्जांपल है क्या है, a पावर n b पावर n यूनियन a पावर n b पावर 2n। ठीक है, a पावर n b पावर n यहां पर है, यहां पर a पावर n b पावर 2n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखो यहां पर यूनियन तो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों कोलैप्स कर सकता है क्या। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, यहाँ पर नंबर ऑफ ए है जो नंबर ऑफ ए है जो नंबर ऑफ बी के हाफ है, या फिर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बी है जो नंबर ऑफ ए के ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल का रिलेशन है, यहाँ पर डबल का रिलेशन है। डबल बोलो या हाफ बोल लो। ठीक है, बी है तो ए का डबल है, ए है तो बी का हाफ है। ठीक है, यहाँ पर दोनों रिलेशन ही अलग है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोलैप्स नहीं कर सकता है, यूनियन भी है। अब देखेंगे इस दोनों का इंटरसेक्शन फाई तो नहीं है। अगर फाई है मतलब कि ऐसा कोई भी कॉमन स्ट्रिंग दोनों में नहीं है जिसके लिए मल्टीपल पार्स ट्री पॉसिबल हो। जैसे ही बोल रहे हैं कि फाई है दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कि ऐसा कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, ऐसा कोई भी स्ट्रिंग नहीं है जो दोनों में बिलोंग करे, मतलब क्या, दोनों के ग्रामर से ड्राइव हो। और जब दोनों के ग्रामर से ड्राइव नहीं होगा, मल्टीपल ग्रामर से ड्राइव नहीं होगा, मल्टीपल पार्स ट्री भी नहीं पॉसिबल होगा। मल्टीपल पार्स ट्री मतलब क्या है? मल्टीपल पार्स ट्री अगर नहीं है इसका मतलब क्या है? एम्बिगियस लैंग्वेज नहीं है, अनएम्बिगियस हो जाएगा। यही होगा ना। तो इसके ही बात करते हैं क्या कि इस दोनों में देखो कोई कॉमन स्ट्रिंग मिलेगा क्या? एक में नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है और 1 to 1 रिलेशन है। एक में नंबर ऑफ ए का दुगना है नंबर ऑफ बी, एक में नंबर ऑफ ए का दुगना है नंबर ऑफ बी। मिल सकता है कॉमन? नहीं मिलेगा। कोई भी स्ट्रिंग बना लो, कोई भी रेंडम स्ट्रिंग बना लो। मान लो पहला लैंग्वेज का स्ट्रिंग हम लेते हैं ए, तो यहाँ डबल ए, अगर 4a लिए हैं तो 4b होना चाहिए। दूसरे वाले में क्या है कि अगर हम 2a लिए हैं तब 4b होगा। कभी भी कॉमन स्ट्रिंग बन ही नहीं सकता है, कॉमन स्ट्रिंग दोनों में हो ही नहीं सकता है। मतलब क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा। मतलब क्या है? दोनों में कॉमन स्ट्रिंग नहीं है। जब दोनों में कॉमन स्ट्रिंग नहीं है इसका मतलब एक कंडीशन फेल हो गया। कंडीशन क्या चाहिए था? 3 कंडीशन एट अ टाइम हम लोग को चाहिए था। क्या क्या भाई? यूनियन होना चाहिए, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन दोनों में रहना चाहिए। यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन फाई हो गया है। मतलब क्या है? लैंग्वेज क्या है? नॉट एम्बिगियस लैंग्वेज है। अच्छा, इसको एक सेकेंड, ये क्या है? अनएम्बिगियस लिख लेते हैं इसको। ये क्या है? अनएम्बिगियस लैंग्वेज है। अनएम्बिगियस लैंग्वेज, अनएम्बिगियस लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसको हटा लेते हैं। अब नेक्स्ट में एक और देखते हैं क्या, एक और क्वेश्चन क्या देखते हैं कि मान लो जब कभी, एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं क्या, मान लो जब कभी ओपन ब्रेसेज इक्वल टू क्लोज्ड ब्रेसेज रहे तो क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, जब ओपन, ये एग्जांपल भी बताया हुआ है CFA लैंग्वेज जब हम बता रहे थे, जो लैंग्वेज टू ग्रामर हम लिख रहे थे, लैंग्वेज टू ग्रामर लिखना जब हम सीख रहे थे तब देखे थे भी कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, एक और क्या है? एक है प्रॉपरली बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। इसके लिए क्या चाहिए था कि नंबर ऑफ ओपन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज तो होना चाहिए, लेकिन साथ में एक और भी कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले ओपन होना चाहिए बाद में क्लोज होना चाहिए, जैसा कि रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं।
जब तक ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे क्लोज कैसे करेंगे? तो प्रॉपरली बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब यही है, प्रॉपरली बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब यही है कि पहले ओपन हो जाए फिर क्लोज हो। इसको कैसे लिखने का तरीका है भाई? नंबर ऑफ ओपन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, ये तो होल्ड करेगा ये कंडीशन। एक और क्या, कभी भी इसका हम अगर सबसेट लेते हैं, मतलब प्रीफिक्स लेते हैं, सबसेट मतलब प्रीफिक्स ले रहे हैं हम लोग, कभी भी हम इसका प्रीफिक्स लेते हैं एन ओपन वी ग्रेटर देन इक्वल टू एन क्लोज वी, कोई भी प्रीफिक्स लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं क्या, V is where V is prefix of, where V is prefix of language। कौन सा लैंग्वेज? ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस जो लैंग्वेज है, प्रॉपरली बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है, ये जो लैंग्वेज है नंबर ऑफ ओपन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, इसके लिए जो प्रीफिक्स होना चाहिए उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए? नंबर ऑफ ओपन हमेशा या तो ग्रेटर रहे क्लोज से या फिर इक्वल रहे। इक्वल मतलब क्या है? जितना ओपन किए उतना क्लोज हुआ है। ग्रेटर मतलब क्या है? ओपन हुआ है क्लोज नहीं हुआ है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग देख लिए। अब एक और चीज क्या देखेंगे, एक और चीज देखेंगे क्या, कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, सीएफएल लैंग्वेज अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है इसके लिए हम एक टेबल भी बताए थे, जिसमें हम क्या बोले थे कि मेंबरशिप सीएफएल में फॉलो करता है। मतलब क्या है कि मेंबरशिप एल्गोरिथम जो है सीएफजी के लिए क्या है? पी प्रॉब्लम है। मेंबरशिप क्या है? पी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक और क्या होता है? एनपी प्रॉब्लम होता है, जिसको हम नहीं बोल सकते हैं कितना टाइम में होगा, मतलब पॉलिनोमियल टाइम में होगा या नहीं बता सकते हैं। पी और एनपी प्रॉब्लम आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से पॉलिनोमियल टाइम में होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि पी प्रॉब्लम है, कैसे हम किसी को पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस करके किसी और पी प्रॉब्लम से कंपेयर कर सकते हैं। ये हम देखेंगे आने वाले क्लास में, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आने वाला है। लेकिन अभी जानो क्या कि मेंबरशिप एल्गोरिथम है जो सीएफजी के लिए क्या है? पी प्रॉब्लम है। मतलब क्या है? मेंबरशिप मतलब क्या होता है? ये कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग है जो गिवन सीएफएल लैंग्वेज का मेंबर है या नहीं है। मेंबरशिप मतलब क्या हो गया? कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग है जो गिवन लैंग्वेज का मेंबर है या नहीं है, इसको चेक करना। कोई स्ट्रिंग अगर मान लो एक लैंग्वेज बोल लिए कि 11 एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक लैंग्वेज बोले 11 एक लैंग्वेज है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग हम बोल रहे हैं W1 एक स्ट्रिंग है, तो W1 है जो 11 को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेंबरशिप प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेंबरशिप प्रॉब्लम। तो मेंबरशिप प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ कि फाइंड करना कि गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू गिवन लैंग्वेज और नॉट। ये फाइंड करना जो है ये क्या है? पी प्रॉब्लम है। इसको बोलेंगे क्या? मेंबरशिप एल्गोरिथम से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसा है? पी प्रॉब्लम है। यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा है? W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में पता चल रहा है या नहीं। मेंबरशिप पी प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में पता चल रहा है या नहीं। फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में अगर पता चल रहा है मतलब कि पी प्रॉब्लम रह रहा है। ठीक है, ये देख लिए। इसके बाद में आते हैं क्या, इसके बाद में क्या आते हैं, जो हम डेरिवेटिव ट्री बनाते हैं, जो हम डेरिवेटिव ट्री जिसको पार्स ट्री बोलते हैं। कैसे बनाते हैं भाई हम लोग? पार्स ट्री बनाते हैं कैसे हैं? हम लोग के पास में ग्रामर होता है, मान लो G1, इसके अंदर में प्रोडक्शन होता है, P1 प्रोडक्शन मान लो है, P2 है, P3 है, P4 है, मान लो इतना सेट ऑफ प्रोडक्शन है, चार सेट ऑफ प्रोडक्शन है मेरे पास में। ठीक है, 4 सेट ऑफ प्रोडक्शन है। अब अगर हम बात करते हैं क्या कि इससे अगर कोई भी स्ट्रिंग W को ड्राइव करना रहे, मतलब क्या रहे, हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग पार्स ट्री बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे? पार्स ट्री बनाएंगे। यही बनाएंगे, डेरिवेटिव ट्री या पार्स ट्री बोल सकते हैं इसको। तो क्या है, G1 लैंग्वेज से, G1 ग्रामर जो है, एक लैंग्वेज है 11, उसका ग्रामर G1 है, इसके प्रोडक्शन को यूज करके इस स्ट्रिंग को अगर हम ड्राइव करते हैं, मतलब कि पार्स ट्री बनाते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो पार्सिंग में टाइम लगेगा।
ग्रामर में क्या है, कभी हम P1 को यूज करेंगे, कभी P2 को यूज करेंगे, कभी P3, कभी P4, अलग अलग प्रोडक्शन को यूज करेंगे जब तक कि मेरा स्ट्रिंग बन न जाए, जब तक मेरा स्ट्रिंग जो है W स्ट्रिंग बन न जाए, मतलब W स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट ना हो जाए कंप्लीट, तब तक क्या करेंगे, इसके प्रोडक्शंस को हम यूज करेंगे। तो बताओ इसको पार्स ट्री बनाने में कितना टाइम लगेगा, पार्स ट्री बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड है, मल्टीपल मेथड्स है पार्स ट्री बनाने का, और मल्टीपल मेथड्स है जो डिपेंड करता है कि ये ग्रामर कैसा है, ये ग्रामर कैसा है, ग्रामर पर ही डिपेंड करेगा कि इसके पार्स ट्री बनाने में टाइम कितना लगेगा। एक क्या मेथड है, इस पार्स ट्री बनाने का एक मेथड क्या है, ब्रूट फोर्स पार्सिंग या फिर एग्जॉस्टिव सर्च पार्सिंग। इसका मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव सर्च पार्सिंग मतलब क्या है कि जितना भी अवेलेबल ऑप्शंस है सबको ये देखते रहेगा। अवेलेबल ऑप्शंस मतलब क्या है भाई, पार्स ट्री बनाने में क्या ऑप्शन रहता है, पार्स ट्री बनाने में क्या ऑप्शन चाहिए, ग्रामर चाहिए, ग्रामर का प्रोडक्शन चाहिए, ग्रामर का प्रोडक्शन चाहिए। जो ग्रामर का प्रोडक्शन यहां पर है P1, P2, P3, P4, मतलब क्या है, ब्रूट फोर्स पार्सिंग का जब हम बात करते हैं, ब्रूट फोर्स पार्सिंग का जब हम बात करते हैं तो P1, P2, P3, P4 सबको हम देखेंगे हमेशा ही, ईच स्टेप में। मान लो मेरा W है, मान लो मेरा W है, जो W है, जो स्ट्रिंग है ऐसा A B B B, ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब बताओ इस W का साइज कितना है, इसका साइज कितना है, साइज अगर n बोलते हैं तो n कितना है, 5 है, साइज 5 है, इसका साइज 5 है। तो एक स्टेप में अगर हम मानते हैं कि एक स्टेप में अगर एक सिंगल स्टेप अगर हम लेते हैं, सिंगल स्टेप में मान लो पहला इसका अल्फाबेट हम बनाए, एक स्टेप में मान लो पहला अल्फाबेट मेरा बन रहा है, फिर दूसरे स्टेप में दूसरे अल्फाबेट को हम बना रहे हैं, तीसरे स्टेप में तीसरा अल्फाबेट बन गया है, फोर्थ स्टेप में फोर्थ बना है, ऐसे ही कर रहे थे। पार्सिंग हम कैसे कर रहे थे, मान लो एक ग्रामर लेते हैं, ठीक है, एक ग्रामर अगर हम ले लेते हैं ऐसा, अच्छा यहां पर लेते हैं एक ग्रामर, मान लो जीवन है, जीवन ग्रामर कैसा है, जीवन ग्रामर कैसा है, एस गोज टू एस और नल, ठीक है। हम लोग को स्ट्रिंग चाहिए ट्रिपल ए चाहिए, हम लोग को स्ट्रिंग चाहिए ट्रिपल ए चाहिए। हम लोग पार्सिंग कैसे करते हैं, कैसे पार्सिंग करते हैं भाई, हम लोग एस को लिए, एस को लिए, इससे बनाए एस, फिर क्या देखे कि अच्छा पहला ए हम लोग को यहाँ मिल गया है, अभी दो और ए चाहिए, ठीक है, फिर से एस को हम बनाए एस, फिर दूसरा ए भी देखो यहाँ मिल गया, एक और ए चाहिए हम लोग को, ठीक है, फिर से हम इसको बनाए एस, एक और ए भी यहाँ मिल गया। अब हम लोग को स्ट्रिंग ओवर हो गया, अब नहीं चाहिए कुछ भी। इसका मतलब क्या है, एस को क्या करेंगे, एस को हम नल बना लेंगे, यही मेरा पार्स ट्री बन गया, यही मेरा पार्स ट्री बन गया। किसके लिए, ये पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, इस ग्रामर को यूज करके। इस ग्रामर को यूज किए हैं मतलब क्या है, इसके प्रोडक्शन को यूज कर रहे थे हम लोग। एक बार में क्या करते हैं, एस गोज टू एस, यही प्रोडक्शन जो है, फिर देखो यहाँ एस गोज टू एस किए हैं, यही जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर भी एस गोज टू एस किए हैं, ये प्रोडक्शन ही है। फिर क्या किए, एक बार एस गोज टू नल किए हैं, ये जो प्रोडक्शन है एस गोज टू नल, यही काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन को यूज करके हम लोग पार्स ट्री बना रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ जो हम लोग किए एस गोज टू एस किए, ये कैसे करेंगे, ये कैसे पता होगा इसी प्रोडक्शन को लेना है, ये पता कैसे चलेगा कि इस प्रोडक्शन को ही लेना है। तो ब्रूट फोर्स में क्या है, ब्रूट फोर्स पार्सिंग में क्या करता है कि अच्छा ठीक है, इस स्ट्रिंग को बनाना है, सही है, इस स्ट्रिंग को कैसे बनाना है भाई, इस ग्रामर के प्रोडक्शन को ही यूज करके बनाना है, इस ग्रामर के प्रोडक्शन को ही यूज करेंगे ना। ये करेगा क्या, ये क्या करेगा कि जितना भी प्रोडक्शन है सबको एक एक बार यूज करेगा, जितना भी प्रोडक्शन है सबको एक एक बार यूज करेगा। उससे देखिएगा कि पहला जो अल्फाबेट है स्ट्रिंग का बना है या नहीं, फिर दूसरे अल्फाबेट के लिए फिर से जितना भी प्रोडक्शन है सबको यूज करेगा, फिर से तीसरे प्रोडक्शन के लिए सबको यूज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि लेंथ 1 है, अगर लेंथ 1 है
तो सब प्रोडक्शन को यूज कर रहा है। लेंथ 1 अगर है स्ट्रिंग का लेंथ क्या, मान लो पहला अल्फाबेट के लिए देख रहा है, क्या सोच रहा है कि लेंथ 1 को पहले हम जनरेट करते हैं, फिर उसमें एक और लेंथ जनरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेंथ 2 बन जाएगा, फिर एक और लेंथ जनरेट करेंगे तो लेंथ 3 बन जाएगा। अब जितना भी लेंथ रहेगा स्ट्रिंग का, लेंथ 5 चाहिए, 5 टाइम से काम करते जाएंगे, हर बार एक एक ऐड करते जाएंगे। तो एक को ऐड करने के लिए, एक अल्फाबेट को ऐड करने के लिए क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्स पार्सिंग जो है, ब्रूट फोर्स पार्सिंग है जो, या फिर एग्जॉस्टिव सर्च पार्सिंग बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, एक अल्फाबेट को बनाने के लिए सब के सब प्रोडक्शन को एक बार यूज कर रहा है, सब के सब प्रोडक्शन को यूज कर रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि एक बार जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो P नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो P नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या है भाई, एक लेंथ के लिए कितना यूज किया, P यूज किया है। P नंबर ऑफ, P क्या प्रोडक्शन है, P मान लो 5 है, यहां पर क्या है, P का वैल्यू क्या आएगा, यहां पर P का वैल्यू क्या आएगा, यहां पर P का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 प्रोडक्शन है, ठीक है। तो एक लेंथ के लिए 2 प्रोडक्शन यूज कर रहा है। फिर आगे अगर एक लेंथ के लिए 2 प्रोडक्शन यूज किया है, अगर लेंथ 2 रहे, तब क्या करेगा भाई, अगर मान लो यहां पर स्ट्रिंग का लेंथ W = A रहता तो क्या करता है, ए P को 2 बार यूज किया है, P को 2 बार यूज किया, किसके लिए भाई, लेंथ 1 है, तो मान लो लेंथ यहाँ पर 2 रहता, लेंथ ऐसा रहता W = A, 2 टाइम रहता, क्या करता, पहला अल्फाबेट के लिए P टाइम्स यूज किया, दूसरे के लिए भी P टाइम्स यूज किया है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि mod P², 2 लेंथ के लिए यूज कर रहा है। तीसरे के लिए क्या करेगा भाई, तीसरे के लिए 3 लेंथ का अगर है, 3 लेंथ है तो पहला के 3 लेंथ में क्या करता है, अभी हम लोग देखे हैं क्या, जब लेंथ 3 रहेगा तो क्या करेगा, एक बार पहला के लिए यूज किया, कितना टाइम से, कितना सा प्रोडक्शन यूज किया है, ये सबके सब प्रोडक्शन को देखा है। फिर सेकेंड लेंथ के लिए सब प्रोडक्शन को देखा, फिर थर्ड वाले के लिए अल्फाबेट के लिए सब प्रोडक्शन को देखा। मतलब क्या हो गया, mod PQ 3 बार सब प्रोडक्शन को देख रहा है, 3 टाइम सब प्रोडक्शन को देख रहा है। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं mod PQ प्लस mod P⁴ प्लस mod P⁵। ठीक है, ये कब तक देखेगा, ये कब तक चेक करेगा, बताओ, ये कब तक चेक करेगा, ये चेकिंग कब तक चलेगा, सिंपल जानो, ये चेकिंग करने के लिए मैक्सिमम जो यूज करने वाला है, ये P⁴ तक ये काम करेगा। ये कब तक करेगा, P⁴ तक ये काम करेगा। क्योंकि मान ये क्या कह रहा है, इस ग्रामर में करेगा क्या, एक बार में या तो S से S बन रहा है, या तो कोई अल्फाबेट बन जा रहा है। प्रोडक्शन तो अलग अलग टाइप का हो सकता है कि डायरेक्टली अल्फाबेट बन रहा है, या एक में इनडायरेक्ट अल्फाबेट बन रहा है। तो मैक्सिमम क्या है कि मान लो इनडायरेक्ट अल्फाबेट ही अगर बन रहा है, जैसे क्या, एक लेते हैं एग्जांपल में, क्या S goes to AB, ठीक है, यहां पर और भी प्रोडक्शन है, यहां पर A goes to AA है, ठीक है। पहले क्या बनाया, पहले S से A बना, फिर A से टर्मिनल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 टाइम यूज कर रहा है, तो एक बार यहां से यहां आने मिलेगा, दूसरा बार यहां से यहां आने मिलेगा। मतलब क्या है, मैक्सिमम 2 टाइम्स करेगा। मतलब n लेंथ का अगर स्ट्रिंग है, उसमें मैक्सिमम टाइम कितना लगा रहा है, n लेंथ के लिए मैक्सिमम टाइम यहाँ 2n लगने वाला है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। n लेंथ का हम बात कर रहे हैं, उससे पहले कंस्ट्रक्ट हो चुका है, n लेंथ से पहले कंस्ट्रक्ट हो चुका है n-1 के लिए, n-1 के लिए इसके पहले कंस्ट्रक्ट हो गया, n-2 यहाँ आ गया, n-3 यहाँ हो गया, कम होकर ये मिनिमाइज होते जा रहा है, कब तक गया है, पावर 1 तक गया है। तो मैक्सिमम यहाँ पर 2n है, तो ये क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है क्या है, एक GP सीरीज है ना, जिसमें A का वैल्यू mod P है, R का वैल्यू क्या है
क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है, मॉड पी है। देखो पी मॉड पी में मॉड पी मल्टीप्लाई हुआ तो मॉड पी स्क्वायर बन गया, फिर मॉड पी क्यू बन गया, मॉड पी पावर 4, मॉड पी पावर 5 अप टू मॉड पी पावर 2n तक जा रहा है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर, आर पावर एन, एन क्या है, अच्छा यहाँ पर एन क्या है, एन यहाँ देखो 2n है, मतलब 2n माइनस 1 ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 मॉड पी माइनस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p पावर 2n, p पावर 2n बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, p पावर 2n बन रहा है तो p स्क्वायर पावर n हम लिख सकते हैं। p स्क्वायर को मान लो अगर हम k लिखते हैं तो k पावर n हम लिख सकते हैं, k पावर n लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्रूट फोर्स पार्सिंग जो है, ब्रूट फोर्स पार्सिंग है जो यहाँ पर जो ब्रूट फोर्स पार्सिंग है इसमें टाइम कितना लगेगा, बीगो के पावर n, बीगो के पावर n, जहाँ पर कि n क्या है भाई, n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, k क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। यहां से देख रहे हैं टाइम क्या लगा है, k पावर n टाइम लगा है, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स पार्सिंग इस तरीके से ही काम करेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो एक और चीज, अच्छा इसको हटा लेते हैं पहले, इसको हटा लेते हैं ताकि रफ वर्क प्रिंट आउट करवाओगे तो रफ करने के लिए मिलेगा स्पेस। कुछ लिख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे वो लिख सकते हो इसमें। अब क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स पार्सिंग का कितना है भाई, ये हम लोग देख लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, बिगो के पावर n है, n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, k क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इन ग्रामर का बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट एक और चीज क्या देखेंगे हम लोग, रिमूव नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करेंगे उसको हम लोग अभी देखेंगे, अब जस्ट इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नल प्रोडक्शन अगर है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। नल प्रोडक्शन मतलब क्या है, ग्रामर में जब अभी हम ग्रामर लिखे थे तो क्या लिखे थे, ग्रामर जब हम लिखे थे तो क्या लिखे थे, एस गोज टू ए एस और नल, ए एस और नल। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं दोनों प्रोडक्शन को क्या बनेगा, एस गोज टू एस एक प्रोडक्शन है और एस गोज टू नल एक प्रोडक्शन है, एस गोज टू एस एक प्रोडक्शन है और एस गोज टू नल एक प्रोडक्शन है। तो ये जो नल प्रोडक्शन है इसको रिमूव करना है, नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, इसको रिमूव करना है, ठीक है। इसको कैसे रिमूव करेंगे वो चीज हम लोग अभी देखेंगे। नल प्रोडक्शन को रिमूव करना देखेंगे, यूनिट प्रोडक्शन को भी रिमूव करना देखेंगे हम लोग, यूनिट प्रोडक्शन को भी रिमूव करना देखेंगे। यूनिट प्रोडक्शन है क्या भाई, तो मान लो इस ग्रामर में ही आते हैं हम लोग कि यहां पर रहता एस गोज टू ए बी रहता, फिर ए गोज टू सी, ए गोज टू मान लो सी है, क्या है, यहां भी एक वेरिएबल है, यहां भी एक वेरिएबल है, दोनों कैपिटल है, दोनों ही वेरिएबल है, 1 to 1 जा रहा है, मतलब क्या हो गया, इसको बोलेंगे यूनिट प्रोडक्शन बोलेंगे। तो यूनिट प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। साथ में क्या है, यहाँ पर लेफ्ट रिकर्सन लेफ्ट फैक्टरिंग जो है, लेफ्ट रिकर्सन लेफ्ट फैक्टरिंग, इसको कैसे रिमूव करते हैं, इसको हम कैसे रिमूव करते हैं। तो लेफ्ट फैक्टरिंग और लेफ्ट रिकर्सन क्या था, एम्बिग्यूटी का एक काउज था, इसके अलावा और भी रीजन्स है एम्बिग्यूटी का, लैंग्वेज एम्बिगियस होने का और भी रीजन्स है, लेकिन लेफ्ट रिकर्सन और लेफ्ट फैक्टरिंग भी एक रीजन था। इसलिए लेफ्ट रिकर्सन लेफ्ट फैक्टरिंग को हम लोग रिमूव करना सीखेंगे, किस तरीके से रिमूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो बहुत सारा बताया हुआ है, जब इंट्रोडक्शन पार्ट हम बता रहे थे टीओसी का, वहां पर क्या है, 5 to 10 जो वीडियो नंबर आएगा उसके बीच में देखना, एक लेफ्ट रिकर्सन के लिए टॉपिक रहेगा, एक लेफ्ट फैक्टरिंग के लिए रहेगा। वहां पर लेफ्ट रिकर्सन क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है, कैसे रिमूव करते हैं लेफ्ट रिकर्सन को, कैसे लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करते हैं, वो सबके सब वहां बताया हुआ है। लेकिन यहाँ फिर से एक बार बेसिक में एक क्वेश्चन लेकर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
और ये किसके लिए पॉसिबल है? ये पॉसिबल किसके लिए है? ये किसके लिए पॉसिबल है? जब रिमूव करेंगे एल आर और एल एफ, किसके लिए पॉसिबल है? अगर एल एल के ग्रामर है या फिर एल आर के ग्रामर है, तभी इसको रिमूव करने से, जब इसको हम रिमूव करेंगे तो हम लोग का लैंग्वेज क्या बनेगा? अनएम्बिगियस बनेगा। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। एल एल के एल आर के क्या है? एल एल के का सिंपल मीनिंग जान लो। एल एल के का मतलब क्या होता है? टॉप डाउन पार्सर। एल आर के का मतलब क्या होता है? बॉटम अप पार्सर। एक कंपाइलर में अच्छे से पढ़ना है कि टॉप डाउन पार्सर कैसे काम करेगा, बॉटम अप पार्सर कैसे काम करेगा। कंपाइलर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कंपाइलर ही देखना है। ठीक है हम लोग को। तो टॉप डाउन पार्सर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, राइट मोस्ट डेरिवेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। नेक्स्ट में आते हैं, इसको हटा लो। नेक्स्ट में आते हैं, इसके बारे में ही बताया गया है जो अभी बता रहे थे के पावर एन कैसे आया। इस के पावर एन के लिए है एवरी राउंड देयर मस्ट बी इधर लेंथ ऑफ सेंटेंस, सेंटेंशियल फॉर्म होगा यहां पर, सेंटेंस ना होकर यहां पर सेंटेंस ना होकर क्या होगा? सेंटेंशियल फॉर्म होगा। टाइपिंग मिस्टेक है। सेंटेंशियल फॉर्म इंक्रीजेज और टर्मिनल काउंट, या फिर टर्मिनल काउंट इंक्रीज हो जाए या फिर सेंटेंशियल फॉर्म इंक्रीज हो जाए। अच्छा एक सेकेंड, टर्मिनल काउंट मतलब क्या हो गया? जो ए बी अल्फाबेट्स रहता है। सेंटेंशियल फॉर्म मतलब क्या हो गया कि एक डेरिवेटिव ट्री जब हम बनाते हैं तो ये स्टार्ट सिंबल एस से स्टार्ट करके इंड तक जाते हैं, जब तक स्ट्रिंग कंप्लीट बन ना जाए। जब तक बन ना जाए तब तक देखते हैं हम लोग। तो स्ट्रिंग जो बनता है हम लोग का, स्ट्रिंग जो बनता है, तो फाइनल जो स्ट्रिंग बनेगा, जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि फाइनल स्ट्रिंग बनने के पहले जितना भी, जैसे मान लो हम लोग अभी एक बनाए थे, हम लोग देखे थे क्या, ड्राइव किए थे, एस गोज टू एस, फिर से एस गोज टू एस, यहाँ डबल एस हो गया, फिर से एस गोज टू एस तो ट्रिपल एस हो गया, फिर एस गोज टू नल, या फिर कर ले या फिर ट्रिपल ए लिख लें, सीधा ट्रिपल ए सीधा लिख लें। तो ये क्या है? ये सब के सब जो इंटरमीडिएट में जो फॉर्म आ रहा है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ये है सेंटेंशियल फॉर्म ही है। तो या तो सेंटेंशियल फॉर्म बढ़ जाए, जैसे क्या देखो यहाँ एस क्या है, साइज कितना है? 2 है, यहाँ 3 हो गया साइज, यहाँ 4 हो गया साइज, या फिर यहाँ पर देखो 4 है साइज, मतलब यहाँ पर क्या है? टर्मिनल काउंट 3 है, यहाँ क्या है? टर्मिनल काउंट 3 कंप्लीट हो गया मेरा। या तो टर्मिनल काउंट इंक्रीज हो या इक्वल रहे, या फिर सेंटेंशियल फॉर्म इंक्रीज हो, कोई ना कोई एक इंक्रीज करके, जैसे ही आगे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये जो डेरिवेशन किया हुआ है इसके बारे में किया हुआ है। के पावर एन कैसे आएगा, के पावर एन के लिए फॉर्मूला बताया हुआ, जो अभी हम बता रहे थे यहाँ पर, सेम वही चीज यहाँ है। अब इसमें देखो एक और चीज क्या आता है, एक सीवाई के एल्गोरिथम है, एक सीवाई के एल्गोरिथम है। इसमें क्या है? सीवाई के एल्गोरिथम क्या, इससे भी हम पार्सिंग ट्री ही बनाएंगे, पार्सिंग ट्री ही बनाएंगे। लेकिन अभी जो ब्रूट फोर्स पार्सिंग हम लोग कर रहे थे, अभी जो ब्रूट फोर्स पार्सिंग किए, वहां टाइम कितना लगा था? वहां पर टाइम लगा था बीगो के पावर एन टाइम लगा था हम लोग को। के पावर एन एक ऐसा टाइम है भाई, एक ऐसा टाइम है, के पावर एन जो टाइम है एक ऐसा टाइम है, एक्सपोनेंशियल टाइम है ना, एक्सपोनेंशियल टाइम है ना। अब जो टाइम मिलेगा हम लोग को सीवाई के एल्गोरिथम में, ये टाइम हम लोग को बीगो एनक्यू टाइम में ही काम चल जाएगा, बीगो एनक्यू टाइम में ही हम काम कर ले सकते हैं कंप्लीट। मतलब क्या है? डेरिवेटिव ट्री हम बना सकते हैं। उसके टाइम को कम करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए एल्गोरिथम क्या है?
CY के एल्गोरिथम है। लेकिन एक चीज इसमें क्या चाहिए हम लोग को कि जब CY के एल्गोरिथम हम अप्लाई करने जा रहे हैं कहीं पर, तो वहां पर क्या रहना चाहिए, जो CFG है मतलब कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो रहना चाहिए CNF फॉर्म में, तब हम लोग CY के एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। CY के एल्गोरिथम अप्लाई करने से बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट है भाई, बेनिफिट क्या है, बीगो एनक्यू टाइम में वही काम कर देगा जो काम अभी हम लोग बीगो के पावर एन एक्सपोनेंशियल टाइम लेकर कर रहे थे, वही काम यहां पर जो करेगा, यहां पर बीगो एनक्यू टाइम में कर लेगा। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है, कि इसके लिए CNF फॉर्म में चाहिए। ग्रामर कैसा होना चाहिए, CNF फॉर्म में चाहिए हम लोग को। CNF फॉर्म कैसा है भाई, तो जितना भी प्रोडक्शन है ग्रामर में जितना भी प्रोडक्शन है उसको इस फॉर्मेट में लिख लो, क्या है, V goes to VV और T, इस फॉर्म में अगर हम लिख लेंगे तब CY के एल्गोरिथम हम लोग यूज कर सकते हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को K पावर n से बीगो NQ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें कैसे कर रहे हैं, इसमें होगा क्या कि किस तरीके से CY के एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से CY के एल्गोरिथम अप्लाई कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर क्या है, कि पहला तो CNF फॉर्म में होना चाहिए। CNF फॉर्म क्या है, V goes to V कन्वर्ट करने के लिए भी हम बताएंगे अभी आने वाले क्लास में, अभी कंटिन्यूटी में हम बताएंगे अभी कि किस तरीके से कोई भी CFG ग्रामर को CNF फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये अभी हम बताएंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में अभी बताएंगे। उसके बाद में क्या है, CNF फॉर्म में जब हो गया तो CY के एल्गोरिथम हम लोग यूज कर सकते हैं इस पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन दिस वी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू ए स्मॉलर वन, छोटा प्रॉब्लम में ब्रेक कर लेंगे। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है W, इसको हम A1 A2 AN में ब्रेक कर लिए, और ब्रेक करके सब स्ट्रिंग को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है कंस्ट्रक्ट करने का, इसमें टोटल जो रहता है, टोटल जो रहता है यहाँ पर, टोटल बीगो n स्क्वायर टाइम से काम करता है, n स्क्वायर टाइम्स काम करता है। और टर्म्स कितना है, n टर्म्स मैक्सिमम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब कि n इंटू जितना टाइम्स है n स्क्वायर टाइम्स है, टोटल कितना बन गया भाई, टोटल n इंटू n स्क्वायर क्या बन गया, बीगो NQ टाइम यहाँ लगा है, बीगो NQ टाइम इसलिए लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो CY के एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग देखेंगे। कब अप्लाई करना है भाई, जब CNF फॉर्म में ग्रामर रहे तब। CNF फॉर्म कैसा होता है, इस तरीके का प्रोडक्शन रहेगा यहाँ पर, V goes to VV प्रोडक्शन का लेआउट जो है, कि प्रोडक्शन कैसा रहेगा जिसको हम CNF फॉर्म बोलेंगे। इसका प्रोडक्शन ऐसा दिखेगा, V goes to VV और T, इस तरीके से प्रोडक्शन दिखेगा। कैसे कन्वर्ट करें किसी CFG को इस फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो कुछ और भी चीज यहाँ पर है, कुछ और पॉइंट को एक बार ध्यान रखो। क्या है, ए नोट में क्या पॉइंट लिखा है, प्रॉब्लम इज क्लासिफाइड इनटू P और NP नोट एल्गोरिथम, मतलब P और NP प्रॉब्लम होता है, एल्गोरिथम नहीं होता। प्रॉब्लम मतलब जो काम हम एक्चुअली कर रहे हैं। जैसे क्या अभी हम मेंबरशिप प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेंबरशिप प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम है उसको नहीं देखेंगे, मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या है। अगर मेंबरशिप प्रॉब्लम के लिए जो एल्गोरिथम हम लिखे हैं, वो एल्गोरिथम अगर हम लोग को पॉलिनोमियल टाइम में आउटपुट दे दे, पॉलिनोमियल टाइम में अगर आउटपुट दे दे तो क्या बोलेंगे, P प्रॉब्लम हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देन सो प्रॉब्लम इज मेंबरशिप, देन एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम, अच्छा एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम है, देन एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम दैट है पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, जो कि पॉलिनोमियल टाइम में मेंबरशिप को
चेक कर ले, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप बोलते हैं। मेंबरशिप प्रॉब्लम को पी टाइप बोलते हैं हम लोग। यहाँ क्या है, रेगुलर लैंग्वेज अगर है, रेगुलर लैंग्वेज है, इसके लिए क्या होगा, रेगुलर ग्रामर होगा। अगर DCFL है तो कंफर्म चीज है क्या कि LRK होगा, LRK रहेगा। LRK क्या होता है, LRK क्या है, ये हम लोग देखेंगे। LRK मेनली जो यूज होता है, LRK का मतलब क्या है, LRK जो यूज होता है, ये ग्रामर किसके लिए कंफर्टेबल है, ये ग्रामर कंफर्टेबल होता है बॉटम अप पार्सर के लिए। बॉटम अप पार्सर में हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉटम अप पार्सर में LRK को यूज करते हैं। इसलिए बोलते हैं क्या कि DCFL हमेशा ही LRK रहेगा, हमेशा LRK रहेगा। और उसके साथ में LRK है, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी ग्रामर अगर LLK या फिर LRK रहे। LLK मतलब क्या बताए थे, टॉप डाउन पार्सर, जिस पर कि टॉप डाउन पार्सर काम करता है, ठीक है। LRK मतलब बॉटम अप पार्सर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर LLK या फिर LRK रहे तो क्या बोलेंगे हम ग्रामर को, वो ग्रामर अनएम्बिगियस ग्रामर हो जाएगा। इसलिए DCFL क्या है, DCFL क्या है, अनएम्बिगियस ग्रामर है। क्योंकि ये क्या होता है, DCFL LRK है। CFL मतलब क्या है, CFL ग्रामर है जो इसको CFG बोलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद में देखो एक बार, we don't know any linear time parsing for CFL in general, but such algorithm can be found with some restriction। लीनियर टाइम में पार्सिंग कर दे मतलब क्या है, CFL के लिए लीनियर टाइम में पार्सिंग करे। अब तक हम लोग क्या देखें, अब तक हम लोग क्या देखेंगे, अब तक हम लोग देखे थे क्या कि पहला जो था ब्रूट फोर्स पार्सिंग था, k पावर n टाइम ले रहा है, एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा था। उसके बाद में हम लोग क्या देखे कि CYK एल्गोरिथम है, सेम काम को क्यूबिक टाइम में करता है, NQ टाइम में कर रहा है, सेम काम को कर रहा है क्यूबिक टाइम में, ठीक है। अब वही चीज यहां पर बोल रहा है क्या कि लीनियर टाइम में भी हो सकता है। जब बॉटम पार्सर यूज होगा, LRK रहेगा, तो लीनियर टाइम में भी कर सकते हैं ये चीज, सेम काम को लीनियर टाइम में कर सकते हैं। क्योंकि बॉटम अप पार्सर जब LRK जब लैंग्वेज रहता है, उसमें होता क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन हम यूज करेंगे, हर एक प्रोडक्शन में एक मेरा टर्मिनल मिलेगा, एक मेरा टर्मिनल मिलेगा। मतलब क्या है, कब कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है ये पहले से ही पता है, कब कौन सा प्रोडक्शन को यूज करना है ये पहले से पता है। इसको देखेंगे डिटेल में है, ये जो डिटेल है पार्सिंग के लिए, जो पार्सिंग का मेथड है, ये पार्सिंग का डिटेल है जो चैप्टर वहां पर कंपाइलर डिजाइन में है, ये कंप्लीट है, एकदम डिटेल में है। वहां पर बहुत सारा पार्सर है, बहुत सारा पार्सर है। वहां पर LR पार्सर रहेगा, LR0 LR1 रहेगा, SLR रहता है, बहुत सारा पार्सर वहां रहेगा। उस पार्सर को हम वहां देखेंगे, कंपाइलर में देखेंगे। अभी बेसिक जो TOC के टर्म में है, तो बेसिक ओवरव्यू यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पार्सर के बारे में अगर समझ में ना भी आए, थोड़ा डाउट रहे, कोई टेंशन नहीं लेना है। TOC में बेसिक पार्सर का नाम जानना है क्या कि LR है मतलब बॉटम अप पार्सर की बात कर रहा है, राइट मोस्ट डेरिवेटिव होगा, बेसिक चीज इतना ही, यही सब जानना है, ठीक है। और पार्सर मेन जो पार्सर है, कंप्लीट पार्सर सब्जेक्ट जो रहेगा, जो टॉपिक है पार्सर का, वो कंप्लीट है कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में, कंप्लीट पार्सर वहां पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं क्या कि DCFL मेंबरशिप कैन बी डन इन बिगो एन टाइम बाई LRK पार्सर। LRK पार्सर से हम लोग DCFL की मेंबरशिप को बिगो एन टाइम में प्रूफ कर सकते हैं कि मेंबर है या नहीं। मान लो कोई स्ट्रिंग मिला है हम लोग को, ये स्ट्रिंग पार्टिकुलर DCFL लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो LRK पार्सर के हेल्प से हम लोग बिगो एन टाइम में काम कर सकते हैं। जबकि अभी तक क्या मिला था हम लोग को, अभी तक क्या मिला था, एक एक्सपोनेंशियल टाइम दे दिया हम लोग को। ब्रूट फोर्स पार्सिंग है जो एक्सपोनेंशियल टाइम दे दिया। उसके बाद में क्या दिया हम लोग को, CYK एल्गोरिथम जब हम CNF फॉर्म में यूज किए थे, CNF फॉर्म में जब ग्रामर था मेरा, पहले CFG था, CFG को हम CNF फॉर्म में कन्वर्ट किए, V गोज टू VV और T, तो CNF फॉर्म में बन गया। उसमें जब CYK एल्गो हम अप्लाई करते हैं, क्या मिलता है, क्यूबिक टाइम में मिलता है, क्यूबिक टाइम मिला हम लोग को, मतलब क्या, पोलिनोमियल टाइम। यहाँ क्या पोलिनोमियल बन रहा है, बिगो एन टाइम में ही बता देगा LRK पार्सर। किसके लिए, DCFL के लिए बात कर रहे हैं, DCFL के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देयर एग्जिस्ट एन LRK ग्रामर फॉर एवरी DCFL।
जितना भी DCFL है सबके लिए LRK ग्रामर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, 100% श्योर है। DCFL है मतलब कि LRK ग्रामर रहेगा। DCFL का मीनिंग क्या है? अगर कोई ग्रामर DCFL हम बोल रहे हैं, DCFL लैंग्वेज का ग्रामर अगर है, मतलब क्या है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर तो रहना है, ग्रामर रहेगा। तो DCFL लैंग्वेज के लिए LRK ग्रामर हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। LL1 नहीं बोल रहे हैं, मैं LLK जैसे दो ग्रामर होता है, दो ग्रामर जैसे है, एक होता है LLK जो टॉप डाउन पार्सर के लिए रहता है, एक होता है LRK जो बॉटम अप के लिए। तो DCFL के लिए LRK हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन LLK हमेशा हम नहीं बोल सकते, हमेशा नहीं बोल सकते। तो अभी एग्जिस्ट करेगा भी। कुछ ऐसा DCFL है जिसके लिए LLK एग्जिस्ट करेगा, कुछ के लिए नहीं भी करेगा। कुछ ऐसा DCFL है जिसके लिए LLK ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑल एंड ओनली DCFL है LRK ग्रामर। मतलब क्या है? DCFL के लिए ही केवल LRK रहेगा और सबके सब DCFL के लिए LRK ग्रामर एग्जिस्ट करेगा। LRK ग्रामर है जो किसी और लैंग्वेज के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि जितना भी DCFL है सबके लिए LRK ग्रामर एग्जिस्ट करेगा, और LRK के हेल्प से ही मेंबरशिप को हम लोग DCFL लैंग्वेज के लिए मेंबरशिप को हम लोग एन टाइम में फाइंड कर सकते हैं। बिगो एन टाइम में फाइंड कर सकते हैं, लीनियर टाइम में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किसके हेल्प से? LRK ग्रामर के हेल्प से। तो अब देखो LRK और LLK का मतलब क्या है। LRK ग्रामर जो है, LLK और LRK का मतलब क्या है कि दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है। LLK या LRK के लिए DCFL के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, फॉर एवरी DCFL देयर एग्जिस्ट LRK, बट फॉर एवरी DCFL देयर एग्जिस्ट LLK सही नहीं है। मतलब क्या, कुछ ऐसा DCFL का देखो इतना बड़ा सेट है, इसमें कुछ ऐसा DCFL है जिसके लिए LLK एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा DCFL भी है जिसके लिए LLK एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जबकि LLK में क्या है, जितना भी DCFL है वो सबके सब LRK सबके लिए रहेगा। जितना भी DCFL है सबके लिए LRK ग्रामर एग्जिस्ट करेगा। तो LRK सबके लिए एग्जिस्ट करेगा, लेकिन LLK क्या है, एक पार्टिकुलर सेट है DCFL का जो सेट है, उसमें कुछ ऐसा DCFL है जिसके लिए LLK एग्जिस्ट करेगा। For all LLK and LRK unambiguous। अगर बोल रहे हैं कि कोई लैंग्वेज के लिए LLK या फिर LRK ग्रामर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या है लैंग्वेज? अनएम्बिगियस लैंग्वेज है। अनएम्बिगियस लैंग्वेज जो है, अच्छा ये सेट यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है, अनएम्बिगियस का सेट है। ये सेट क्या है, अनएम्बिगियस का सेट है। इसके अंदर में क्या रहेगा, इसके अंदर में क्या है, LLK एंड LRK। ठीक है, तो LLK LRK है, मतलब कि श्योर अनएम्बिगियस होगा, लेकिन सब के सब अनएम्बिगियस है। जो LRK LLK रहे कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसके बाहर में एक ऐसा है ग्रामर जो अनएम्बिगियस है। LLK LRK नहीं है लेकिन अनएम्बिगियस है। ठीक है, ये चीज को हम लोग देख लिए। जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन रहेगा फिर क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम एक बार रीड कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी LLK और LRK रहे, LLK ग्रामर और LRK एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कितना टाइम लगेगा, n टाइम लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, n टाइम है। किसके लिए, LLK और LRK के लिए। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। LLK का मतलब क्या है, LLK मतलब क्या है, टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। LRK के लिए क्या है, बॉटम अप पार्सर राइट मोस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। इसमें क्या है, ग्रामर इज LLK इफ व्हेन k सिंबल्स ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग, अच्छा CS नहीं है, इंक्लूडिंग S है।
सी नहीं है, इंक्लूडिंग एस, एस जो स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्ट सिंबल, इसके बारे में बात किया गया है कि इंक्लूडिंग एस आर शोन एट ए टाइम टू कंपाइलर, देन द प्रोडक्शन व्हिच मस्ट बी यूज्ड इन एवरी स्टेप ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव इज यूनिकली डिटरमाइंड। LLK और LRK अनएम्बिगियस क्यों होता है? इसका रीजन यही है। अनएम्बिगियस मतलब क्या है? अनएम्बिगियस का सिंपल मीनिंग क्या है? अनएम्बिगियस का सिंपल मीनिंग क्या है? कि कंफ्यूजन नहीं हो। कंफ्यूजन नहीं होने का सिंपल मीनिंग क्या बोल सकते हैं? कि जितना भी स्टेप हम लोग डेरिवेटिव ट्री जब बनाएंगे, जितना भी स्टेप रहेगा, सब स्टेप में हम लोग को पहले से पता है कौन सा प्रोडक्शन को यूज करना है। यूनिक प्रोडक्शन पता है कौन से स्टेप में किस प्रोडक्शन को यूज करना है। इसलिए जो भी LLK या फिर LRK ग्रामर होता है जो अनएम्बिगियस होता है, किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग। इसका मतलब मीनिंग यही है कि जितना भी स्टेप में हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन को, हमेशा ही यूनिक प्रोडक्शन पता रहे हम लोग को। ठीक है, क्या है? LMD इज यूनिकली डिटरमाइंड। वी कैन से LL0 नॉट एग्जिस्ट। LL0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि यहां बोल रहा है कि K सिंबल का इनपुट को दिया गया है कंपाइलर को K सिंबल का इनपुट दे दिया गया है, जिसमें S को भी इंक्लूड किया गया है। तो LL0 मतलब क्या है? जीरो सिंबल कैसे लेंगे हम? जीरो सिंबल कैसे लेंगे? कम से कम एक सिंबल तो रहेगा उसमें। कोई भी प्रोडक्शन है तो एक सिंबल तो लेंगे ही ना। एक सिंबल लेगा तब तो बनेगा नया डेरिवेटिव ट्री। यही बोल रहा है कि LL0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम LRK के लिए देखते हैं एक बार। LRK में क्या है? इफ K सिंबल्स ऑफ इनपुट एक्सक्लूडिंग S यहाँ है। यहाँ क्या है? एक्सक्लूडिंग S है। ठीक है, यहाँ क्या था? इंक्लूडिंग S, मतलब S को इंक्लूड करके बात कर रहा है। यहाँ क्या है? S को छोड़कर बात कर रहा है। K सिंबल है लेकिन S को छोड़कर, S जो स्टार्टिंग सिंबल है इसको छोड़कर क्या बात कर रहा है कि अगर K सिंबल मिलता है तो एवरी स्टेप ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेटिव। LL में क्या है? LL में क्या बनता है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव बनता है। इसमें क्या है? राइट मोस्ट डेरिवेटिव होता है। इसमें क्या है? राइट मोस्ट डेरिवेटिव होता है। तो क्या है? बॉटम अप पार्सर क्या है? बॉटम अप में क्या है कि यूनिकली डिटरमाइंड, मतलब जितना भी यहाँ पर भी LRK में भी जो बॉटम अप पार्सर है, यहाँ पर भी ईच स्टेप में जो प्रोडक्शन यूज होने वाला है जो यूनिकली डिटरमाइंड रहे, मतलब कि श्योर शॉर्ट रहे कि इस प्रोडक्शन को ही यूज करना है। मान लो 10 प्रोडक्शन है ग्रामर में, तो कौन से प्रोडक्शन को कौन से स्टेप में यूज करना है ये कंफर्मेशन पहले से रहना चाहिए। अब कैसे यूज करते हैं? पार्सिंग कैसे करते हैं? एक पार्सिंग टेबल होता है। कंपाइलर में हम लोग देखेंगे क्या कि एक पार्सिंग टेबल होगा जिसमें सब इनपुट के लिए मान लो A है, B है, C है, सबके लिए कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है, P1 प्रोडक्शन, P2 प्रोडक्शन, P3 प्रोडक्शन, P4 प्रोडक्शन, इस टाइप से प्रोडक्शन रहेगा। कौन से अल्फाबेट को बनाने के लिए कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है, ये कहां से मिलेगा हम लोग को? ये मिलेगा पार्सिंग टेबल। ये क्या है? पार्सिंग टेबल। कहाँ रहेगा ये रहेगा कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में आएगा पार्सिंग टेबल। और इस टेबल से ही हम फाइंड करते हैं कौन से स्टेप में कौन सा प्रोडक्शन को यूज करना है। ठीक है, अब एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा। थ्योरेटिकल चीज है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन थ्योरी है, इसको जानना जरूरी है। कहीं कहीं इसके बीच से ही कोई पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। सिंपल देखो, यहाँ क्या है? इंक्लूडिंग एस है, यहाँ एक्सक्लूडिंग एस है। इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन दे दे कि किसमें एस इंक्लूड होगा, किसमें नहीं होगा। LL1 को किसको, कौन है जो राइट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री बनाता है, कौन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री बनाता है, टॉप डाउन पार्सर कौन है, बॉटम अप पार्सर कौन है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। इसके बाद में क्या है? अब एक चीज देखो, क्या जब हम ऐसा बोलते हैं कि LLK और LRK है, मतलब क्या? एक फिक्स वैल्यू ऑफ K के लिए ए प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। फिक्स वैल्यू ऑफ K के लिए, अगर K फाइनाइट वैल्यू है
कि अगर फाइनाइट फिक्स वैल्यू कोई पार्टिकुलर वैल्यू के काम लेते हैं अगर, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये डिसाइडेबल है। लेकिन के अगर अननोन है, जैसे एल के में के अननोन है, तब क्या बोलेंगे डिसाइडेबल नहीं है। नहीं है डिसाइडेबल मतलब क्या हो गया भाई कि हम नहीं बता सकते हैं कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये हो सकता है काम या नहीं हो सकता है। कौन सा काम? डेरिवेटिव ट्री बनाने का काम। डेरिवेटिव ट्री तो बना रहे थे पार्सर से। एल और एल क्या है? पार्सिंग का मेथड है। तो यही बात कर रहे हैं कि फिक्स वैल्यू ऑफ के के लिए क्या है? डिसाइडेबल है। लेकिन के का वैल्यू अगर अननोन है तो अनडिसाइडेबल होगा। व्हेन ग्रामर इज एम्बिगियस देन द ग्रामर विल नेवर बी एल के और एल के। क्यों? क्योंकि अभी क्या देखे थे, एल के और एल के का सेट क्या है? अनएम्बिगियस के अंडर में है। यहाँ पर देखो सेट में क्या है? अनएम्बिगियस है, ये बड़ा सेट, इसके अंदर में एल के एल के छोटा सेट है। अगर ग्रामर एम्बिगियस है मतलब क्या है? एल के एल के नहीं है। क्योंकि एम्बिगियस के लिए, एम्बिगियस अगर हम लेते हैं यहाँ पर लेते हैं अगर, तो एम्बिगियस मान लो ऐसे बनाओ, तो एम्बिगियस के लिए ये क्या है? ये क्या है? एम्बिगियस का सेट है। और यहाँ पर क्या है? अनएम्बिगियस का यहाँ पर ये सेट है। ये सेट क्या है? ये एम्बिगियस का सेट हो गया, ये अनएम्बिगियस का। अनएम्बिगियस के अंडर में एल के एंड एल के है। तो ग्रामर एम्बिगियस है तो ऑब्वियसली एल के एल के नहीं रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एल्गोरिथम टू चेक CFGs LLK और LRK। मतलब क्या? गिवन CFG जो है, अगर कोई CFG गिवन है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर LLK या फिर LRK है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एल्गोरिथम है। पहले क्या बताए थे कि एम्बिगियस है या नहीं है। सिंपल सोचो एक बार, हम क्या बताए थे पहले कि एक ग्रामर है जो एम्बिगियस है या नहीं है हम चेक नहीं कर सकते हैं, अनडिसाइडेबल है। एम्बिगियस है, एम्बिगिटी को चेक करना अनडिसाइडेबल है, हम नहीं चेक कर सकते हैं। मतलब क्या? फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हम नहीं चेक कर सकते हैं किसी ग्रामर का एम्बिगिटी को, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता, एक शॉर्टकट क्या है कि हम लोग पहले से जान रहे हैं क्या कि LLK और LRK अगर कोई ग्रामर रहा कोई ग्रामर अगर LLK और LRK रहा तो क्या रहता है? अनएम्बिगियस होता है। और LLK और LRK कोई ग्रामर है या नहीं है ये चेक करने के लिए एल्गोरिथम है। मतलब क्या है? फाइंडिंग LLK and LRK for any particular value of K का कोई पार्टिकुलर वैल्यू के लिए LLK और LRK को फाइंड करना एल्गोरिथम है, मतलब कि डिसाइडेबल है। तो LLK LRK फाइंड करना डिसाइडेबल है कब? जब K का वैल्यू नोन रहे। K का वैल्यू नोन है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट रहेगा तो वैल्यू नोन नहीं है। मतलब क्या है? K का कोई फाइनाइट एंड नॉन वैल्यू अगर है, पहले से पता है K का वैल्यू, तो LLK और LRK हम फाइंड कर सकते हैं। LLK LRK हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या है? LLK LRK फाइंड करना डिसाइडेबल है। और अगर ये हम फाइंड कर लिए कि कोई ग्रामर है जो LLK है या फिर LRK है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि अनएम्बिगियस है वो। तो हम ये भी बता सकते हैं ना कि अनएम्बिगियस, क्योंकि हम लोग को पता है कि LLK LRK है तो अनएम्बिगियस होगा। ठीक है, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एल्गोरिथम टू चेक गिवन CFGs LLK और LRK। अब कैसे चेक करेंगे भाई? इसको चेक कैसे करेंगे? देखो ऐसे एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर क्या है, S goes to A और B, S goes to A और B। अब बताओ S goes to A और B यहाँ पर है, तो S से एक बार में कितना सिंबल बन सकता है? एक ही सिंबल बन सकता है ना। S से एक बार में एक सिंबल बन रहा है, मतलब कैसा है? बन गया एक बार में जब एक सिंबल बन रहा है तो ग्रामर कैसा बन गया?
एक ही सिंबल बनना है एक बार में। मतलब क्या है, ए ग्रामर जो है LL1 ग्रामर बन गया। ये बन गया क्या, LL1 ग्रामर बन गया। अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर देखो क्या है कि पहले एक बार एस से ए बनाते हैं तो एक अल्फाबेट यहाँ मिला, फिर इस ए को देखते हैं तो इससे एक और अल्फाबेट मिल रहा है। सेम यही चीज है, एस गोज टू अगर ए बी करते हैं तो एक अल्फाबेट यहाँ मिला है, बी से एक अल्फाबेट यहाँ मिल रहा है। मतलब क्या है, दो अल्फाबेट मिल रहा है हम लोग को, दो अल्फाबेट मिल रहा है एक प्रोडक्शन को यूज करने से एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रामर बन गया, एक ग्रामर बन गया LL2 ग्रामर। एक ग्रामर क्या है, LL2 ग्रामर है। सेम यहां अगर देखेंगे, यहां देखेंगे दो अल्फाबेट यहां मिला, फिर ए से एक और अल्फाबेट मिला, यहां दो अल्फाबेट मिला, बी से एक और अल्फाबेट मिला। मतलब क्या है, ग्रामर कैसा बन गया, LL3 बन गया ये। अब एक और चीज देखो क्या, एक और चीज देखो क्या, अगर यहां पर क्या है, एस गोज टू ए है और ए से मिल रहा है फिर से एक और अल्फाबेट, मतलब दो अल्फाबेट मिल रहा है, फिर ए बी है, एस गोज टू क्या है, ए बी है, एक अल्फाबेट यहाँ मिला, एक अल्फाबेट यहाँ मिला। मतलब क्या होना चाहिए था, यहाँ पर LL2 होना चाहिए था, यही होना चाहिए। दो दो अल्फाबेट मिला है तो आंख बंद करके नहीं देखना, आंख खोल कर देखना है। सिंपल देखो, यहाँ से ए मिल रहा है लेकिन ए क्या बना रहा है, ए बना रहा है बी। यहाँ से ए भी मिल रहा है, बी क्या बना रहा है, बी से भी बी बन रहा है। मतलब दोनों को यूज करके ए बी बन रहा है, दोनों को यूज करके ए बी स्ट्रिंग बन रहा है। मतलब ए बी स्ट्रिंग के लिए, ए बी स्ट्रिंग का अगर हम बात करते हैं, दो पार्ट्स पॉसिबल है, एक इसको यूज कर लें, एक बार में इसको यूज कर लें। सेम स्ट्रिंग ए बी स्ट्रिंग के लिए दो पार्ट्स पॉसिबल है। मतलब क्या है, ग्रामर क्या बन गया, एक ग्रामर क्या बन गया, एक ग्रामर बन गया एम्बिगियस ग्रामर। एक ग्रामर क्या है, एम्बिगियस ग्रामर है। अगर एम्बिगियस है तो LL के LR के तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, अगर एम्बिगियस है तो LL के LR के रहेगा ही नहीं। ये क्या बन गया, एम्बिगियस ग्रामर बन गया ये, एम्बिगियस ग्रामर। ठीक है, इसका देखो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, एम्बिगियस ग्रामर है। ठीक है, अब इसके आगे में देखो क्या है, इसके आगे में क्या है कि अगर हम लिखते हैं यहां पर फॉर DCFG, फॉर ऑल DCFG देयर एग्जिस्ट LR के, सही है या गलत है। हम क्या बताएं कि DCFL है जो, हम क्या बताएं कि DCFL है जो हमेशा ही अनएम्बिगियस होगा। ये बात हम कंफर्म बताएं। देखिए हम DCFG अनएम्बिगियस होगा ये हम नहीं बोले थे, ऐसा हम नहीं बोले, ही याद करो। हम DCFL को अनएम्बिगियस बोले, लेकिन DCFG मतलब क्या है, DCFL का ग्रामर अनएम्बिगियस हमेशा हो ऐसा हम नहीं बताए। जैसे क्या, रेगुलर लैंग्वेज हमेशा ही अनएम्बिगियस होगा, लेकिन रेगुलर ग्रामर हमेशा अनएम्बिगियस होगा ये हम नहीं बताए। रेगुलर ग्रामर एम्बिगियस हो सकता है, लेकिन सबके सब रेगुलर लैंग्वेज के लिए कम से कम एक अनएम्बिगियस ग्रामर एग्जिस्ट करता है। सेम उसी तरीके से सबके सब DCFL के लिए कम से कम एक अनएम्बिगियस DCFG एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या है, कुछ ग्रामर है जो, कुछ DCFG ग्रामर है एम्बिगियस, कुछ अनएम्बिगियस भी है, लेकिन सबके सब अगर DCFL लैंग्वेज है, अगर DCFL लैंग्वेज है, इसके लिए DCFL के लिए, रुक जाओ एक सेकेंड, DCFL के लिए देयर एग्जिस्ट अनएम्बिगियस DCFG। ये बात कंफर्म है, ये कंफर्म चीज है। हो सकता है इस DCFL के लिए बहुत सारा ग्रामर रहे, G1, G2, G3 अनएम्बिगियस है, अब बाकी G1 और G2 है जो एम्बिगियस है, ये पॉसिबल है।
कम से कम एक ऐसा अनएम्बिगियस ग्रामर तो रहना ही रहना है जब DCFL हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल DCFG आर LRK ग्रामर नहीं, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि बहुत सारा DCFG, देखो यहाँ पर जो ग्रामर है जो एम्बिगियस है, एम्बिगियस है मतलब क्या, LRK नहीं हो सकता है, क्योंकि LRK और LLK कहाँ आता है, अनएम्बिगियस के सेट में आता है। इसका मतलब क्या है, सबके सब DCFG है जो LRK नहीं हो सकता है। हाँ कुछ जरूर होगा, जैसे क्या, AG3 है, LRK हो सकता है, अनएम्बिगियस है। लेकिन DCFL हमेशा ही अनएम्बिगियस होगा। क्यों, क्योंकि उसका कोई भी DCFL लैंग्वेज का एटलीस्ट एक ऐसा ग्रामर तो जरूर रहेगा जो अनएम्बिगियस है, एक ऐसा ग्रामर तो रहना ही रहना है जो अनएम्बिगियस है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया हुआ है, देयर एग्जिस्ट DCFG विच इज LRK। ये क्या है, ट्रू है। हमेशा नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ग्रामर जरूर एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पर एक ग्रामर एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या है, अनएम्बिगियस है, मतलब क्या हो गया, LRK है। ठीक है, ये देख लिए, जो भी पॉइंट है एकदम क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद में क्या है, LLK implies LRK dash where K greater than equal to 1 and less than equal to K dash। मतलब क्या है भाई, LL1 implies LL2। सिंपल बताओ, अगर कोई ग्रामर है, कोई ग्रामर अगर LL2 है, कोई ग्रामर LL2 ग्रामर है, मतलब क्या है, दो लेंथ के लिए, टू लेंथ का स्ट्रिंग के लिए, किसी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग का दो लेंथ तक का श्योर शॉर्ट प्रोडक्शन पता है हम लोग को। दो लेंथ के लिए हम लोग को श्योर शॉर्ट पता है, तो वन लेंथ का पता है या नहीं है बताओ। दो लेंथ के लिए पता है तो वन लेंथ पता होगा या नहीं पता होगा। यहां पर देखो, पिछला जो ग्रामर हम लोग देखे थे, यहां पर देखो एक बार, ये क्या है, वन लेंथ के लिए है, ये टू लेंथ के लिए है, ये थ्री लेंथ के लिए है। ठीक है, अगर हम टू लेंथ में आते हैं, टू लेंथ में आते हैं, तो टू लेंथ में देखो, टू लेंथ के लिए कन्फर्म ये चीज है, कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर वन लेंथ को अगर हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कि वन लेंथ यहां से भी ये बन रहा है, यहां से भी ये बन रहा है, किसको यूज करें, कंफ्यूजन है यहाँ पर। लेकिन अगर टू लेंथ अगर है, टू लेंथ अगर है, थ्री लेंथ यूज करने के लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यही यहाँ सेम चीज यहाँ बता रहा है, सेम चीज यहाँ क्या बता रहा है, कि अगर LL के इंप्लाइज LRK डैश वेयर K का वैल्यू क्या है, 1 to K डैश रहेगा, 1 to K डैश रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू K डैश। तो LL3 है, अगर LL2 है तो हम बोल सकते हैं कि LL3 रहेगा। LL3 है तो LL2 में क्या है, कंफ्यूजन रहेगा हम लोग को, कंफ्यूजन मतलब एम्बिगिटी वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि LL1 है, जितना भी LL के ग्रामर या LL के ग्रामर रहे या LRK रहे, सबके सब क्या होना है, अनएम्बिगियस होना है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ सेम यही चीज है LRK के लिए, क्या है, LRK इंप्लाइज LRK डैश वेयर K का वैल्यू क्या है, 0 to K डैश रहना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि LR0 भी एग्जिस्ट करेगा, LL0 नहीं एग्जिस्ट करता है, LLK में K बराबर 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर K इक्वल टू 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। क्यों सही है भाई, क्योंकि इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इसमें एक्सक्लूडिंग ए से हम बात किए थे, एस को हम नहीं लिए थे, स्टार्टिंग सिंबल नहीं लिए थे हम लोग, जबकि LL में क्या था, स्टार्टिंग सिंबल को ऐड करके हम चल रहे थे पहले से ही। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में क्या है, फॉर ऑल जी ऑफ LRK K greater than equal to 2 there exists G dash of LR1। मतलब कि अगर LL2 है
मतलब LR2 है, अगर k का वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ k का वैल्यू बोल रहा है 2 या 2 से ज़्यादा है, मिनिमम 2 है, ठीक है, 2 या 2 से ग्रेटर है, मतलब क्या है कि एटलीस्ट 2 तो है ही। अगर LL के LL2 बन जाता है, LR है, LR2 अगर बनता है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि LR1 भी एग्जिस्ट करेगा। LR2 है मतलब कि LR1 भी एग्जिस्ट करेगा। यही चीज पिछला पॉइंट है, पिछला जो पॉइंट यहाँ देखे हैं, सेम पिछले पॉइंट के लिए k का कोई पार्टिकुलर वैल्यू लेकर बताया गया है यहाँ पर क्या, अगर LR2 है तो LR1 भी रहेगा। यहाँ क्या है, LRk देयर एग्जिस्ट LR0 और LR1। अगर LRk है इसका मतलब कि LR0 रहेगा या फिर LR1, कोई एक रहना है, क्योंकि LR0 से ये स्टार्ट होना है, ठीक है, कोई एक एग्जिस्ट करेगा। अगर LR2 है तो LR1 भी एग्जिस्ट करेगा। अब फिर से हम बता रहे हैं कि कोई भी डाउट अगर ये पार्सर में है कि LR क्या है, कैसे पार्सिंग करते हैं, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए बहुत सारा पार्सर हम लोग को मिलेगा, इसके लिए बहुत सारा पार्सर मिलेगा। LRk, SLR, LALR और एक और क्या रहेगा, LL पार्सर। ये सब इतना सारा पार्सर हम लोग को मिलने वाला है, इतना सारा पार्सर मिलने वाला है। कहाँ पर, ये सब कहाँ पर मिलेगा, कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में। जिस पार्सर के बारे में कैसे पार्स करता है, कैसे पार्सिंग टेबल बनता है, क्या क्या काम उसमें रहता है, सब कुछ सीखेंगे वहां पर, डिटेल में पढ़ना है। कंपाइलर सब्जेक्ट ही यही है, कंपाइलर सब्जेक्ट ही यही है। कंपाइलर मतलब क्या है, कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखे हैं वो ग्रामर से कैसे ड्राइव होगा इसको चेक करना, यही कंपाइलर है। डेरिवेशन ट्री यही तो है, पार्सर का काम यही है। इसलिए सबके सब पार्सर पढ़ना है हम लोग कंपाइलर में। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक जान लो, बेसिक आइडिया जान लो, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है इसे क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल पार्ट जान लो। जब कंपाइलर को देखोगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कंपाइलर देखोगे एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। कंपाइलर में सबको कवर करेंगे, पूरे डिटेल में बताकर ये हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में आते हैं क्या है, ये अगर DCFL है, अगर DCFL है कोई लैंग्वेज का हम बात कर रहे हैं, अगर कोई लैंग्वेज अगर DCFL है, इसका मतलब क्या है कि या तो LR0 एग्जिस्ट कर रहा है, LR0 है, LR1 है। फॉर ऑल DCFL देयर एग्जिस्ट LR0 और LR1 ग्रामर, कोई ना कोई LR0 या LR1 एग्जिस्ट करो कि DCFL हमेशा ही LRk ग्रामर रहता है। जितना भी DCFL है, जितना भी DCFL लैंग्वेज है, सबके लिए LRk ग्रामर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जितना भी DCFL है तो LRk एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या है कि या तो LR0 एग्जिस्ट कर रहा है या तो LR1 एग्जिस्ट कर रहा है, या तो LR0 एग्जिस्ट कर रहा है या तो LR1 एग्जिस्ट कर रहा है। पानी पी लेते हैं, तुम लोग भी पी लो पानी। तो जितना भी थ्योरी पार्ट है जो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कहाँ पर आएंगे, PDA प्रोग्रामिंग में आएंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी लैंग्वेज के लिए, कोई CFL लैंग्वेज के लिए मशीन कैसे हम बना सकते हैं। बीच में थ्योरेटिकल पार्ट है और जरूरी है, जरूरी है, इसको स्किप नहीं करना है, स्किप कर दो गड़बड़ हो जाएगा। ये जरूरी चीज है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज क्या है, एक और पॉइंट क्या है, इफ DCFL हैज प्रीफिक्स प्रॉपर्टी इट गारंटी देयर एग्जिस्ट LR0। अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है DCFL में, तब एक गारंटी क्या करता है कि LR0 एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज गारंटी LR1। क्योंकि अच्छा LR1 ऐसे नहीं लिखा है, एक सेकंड, LR1 में ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि मेरा टाइपिंग है नहीं ये। चलो
ए हो गया। मतलब क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि DCFL अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अगर DCFL अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है, LR 0 है। अगर नहीं करता है तो LR 1 है, क्योंकि LR ग्रामर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सब DCFL के लिए पहले ही बता चुके हैं। अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो LR 0 एग्जिस्ट करेगा, अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं कर रहा है तो LR 1। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को एक बार देखते हैं। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, देखो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग क्या है। मान लो एक लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग गिवन है ए बी ए, एक लैंग्वेज ऐसा गिवन है, ठीक है। ये मान लो L1 लैंग्वेज है, यहाँ पर एक L2 लैंग्वेज है जो क्या है ए बी ए, ठीक है। अच्छा लास्ट में रुक जाओ, BA, ठीक है। ये लैंग्वेज, एक लैंग्वेज L1 है, एक लैंग्वेज L2 है। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसका जितना भी प्रीफिक्स है सारा प्रीफिक्स लो। इसका प्रीफिक्स कितना सारा होगा, इसका प्रीफिक्स कितना होगा, जितना प्रीफिक्स है सबको लिखो। क्या करेंगे भाई, एक स्ट्रिंग उठाएंगे, एक स्ट्रिंग यहाँ से उठाएंगे, इसका जितना प्रीफिक्स है यहाँ लिखेंगे, फिर अगला स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर इसका प्रीफिक्स, फिर उसकी अगला स्ट्रिंग का प्रीफिक्स, सबका प्रीफिक्स लिखना होगा, ठीक है। सबके प्रीफिक्स को हम लिखते हैं, ठीक है। मान लो अगर ए बी के लिए हम लिखे तो क्या बनेगा प्रीफिक्स, पहले नल हो गया, फिर ए, फिर ए, बस इतना ही है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला स्ट्रिंग क्या है मेरा, ए बी है, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, नल ए, फिर क्या है ए है, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, नल ए, ठीक है। इतना सारा प्रीफिक्स है, जो इतना सारा प्रीफिक्स पॉसिबल है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अब इसमें भी प्रीफिक्स एक बार हम लिखते हैं, इसमें भी प्रीफिक्स एक बार लिखते हैं, यहां भी एक बार प्रीफिक्स लेते हैं। क्या, पहला स्ट्रिंग को अगर हम लिए, क्या प्रीफिक्स है, नल ए, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग को अगर हम लिए तो क्या है, नल बी, ठीक है। तीसरा स्ट्रिंग को अगर हम लिए तो क्या है, नल बी, ठीक है। अब देखिए क्या, यहाँ पर सारा प्रीफिक्स का सेट हमको मिल गया है, प्रीफिक्स का सेट मिल गया है। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो भी किसी भी लैंग्वेज का जो प्रीफिक्स है वो लैंग्वेज में नहीं रहना चाहिए, यही बोलता है। जितना भी प्रीफिक्स है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करना चाहिए, जितना प्रीफिक्स है एक भी प्रीफिक्स लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो स्टेटमेंट को। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि किसी लैंग्वेज का जितना भी प्रीफिक्स लिए हैं उसमें से कोई भी प्रीफिक्स उस लैंग्वेज को बिलोंग ना करे, उस लैंग्वेज के सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में नहीं रहे हो। एक बार चेक करेंगे कि प्रीफिक्स लैंग्वेज में है या नहीं है, ठीक है। देखो नल है, पहला नल है क्या, यहाँ पर नल है जो यहाँ पर है क्या, नहीं है। ए है क्या यहाँ पर, नहीं है। ए है क्या यहाँ पर, हाँ ए है, देखो यहाँ पर ए मिल गया, मतलब क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है मतलब क्या हुआ, L1 है जो क्या है, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। नोट होल्डिंग
नॉट होल्डिंग प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। अब सेकेंड वाले में आते हैं। यहाँ देखो नल है, नल नहीं है यहाँ पर, ए है, ए नहीं है यहाँ पर, ए है, ए भी नहीं है यहाँ पर, फिर नल तो देख ही लिए, बी है, बी नहीं है यहाँ पर, बी है, बी भी नहीं है, फिर यहाँ बी और नल तो पहले चेक कर लिए हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक भी ऐसा स्ट्रिंग नहीं है प्रीफिक्स में जो इसको बिलोंग करे, एक भी ऐसा स्ट्रिंग नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि L2 जो मेरा है, जो L2 लैंग्वेज है, ये क्या है, फॉलोइंग प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। L2 क्या है, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, L1 क्या है, नहीं कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे भाई कि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? उस लैंग्वेज की जितना भी स्ट्रिंग है सबका प्रीफिक्स फाइंड करेंगे, देखेंगे कोई एक भी प्रीफिक्स लैंग्वेज में नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, अगर एक भी प्रीफिक्स लैंग्वेज में लाई कर रहा है मतलब कि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। जब प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या रहेगा, LR1 हो जाएगा। अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो LR0 रहेगा। यही चीज यहाँ बताया हुआ है कि DCFL अगर यहाँ पर DCFL है, जो DCFL अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है मतलब क्या है, LR0 है। अगर नहीं कर रहा है तो LR1 है। कैसे चेक करेंगे भाई? चेक करने का तरीका यहाँ पर देखो, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का हम लोग देख लिए, दोनों लैंग्वेज के लिए देख लिए। एक क्या है, होल्ड कर रहा है प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, यही प्रीफिक्स प्रॉपर्टी के बारे में एग्जांपल बताया हुआ है कि मान लो L है, यहाँ ऐसा स्ट्रिंग है, तो देखो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, AB के लिए प्रीफिक्स फाइंड कर लिए, BA के लिए हम फाइंड कर लिए, एक भी प्रीफिक्स यहाँ नहीं है, मतलब क्या है, LR0 है, LR0 है। सेम इसमें अगर देखेंगे, इसमें देखेंगे अगर तो AB का प्रीफिक्स में A आएगा और A यहाँ पर भी है, मतलब क्या है, नहीं फॉलो कर रहा है। क्या है, नहीं फॉलो कर रहा है, वॉलेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, अगर एक लैंग्वेज है अगर जिसमें दो स्ट्रिंग है, ठीक है, अब इसका पहले वाले का प्रीफिक्स लेंगे तो नल भी आएगा, नल देखो यहाँ पर स्ट्रिंग भी है, मतलब कि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या, मान लो A पावर n B पावर n है, ठीक है, A पावर n B पावर n है। अब बताओ कि ये प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B है, लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो नल भी होगा, नल भी है, इसका प्रीफिक्स नल भी है, और इस कंडीशन के हेल्प से नल है जो इस लैंग्वेज का भी पार्ट है। मतलब क्या, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। कैसा ग्रामर है, LR1 ग्रामर बन गया है, LR1 ग्रामर बन गया, क्यों, क्योंकि नल है इसमें। ठीक है, ये देख लिए। नेक्स्ट में क्या है, A पावर n B पावर n। अब इसका एक भी प्रीफिक्स इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगा, कोई भी लिख लो स्ट्रिंग। जैसे क्या, मान लो स्ट्रिंग यहाँ लिखते हैं, ये स्ट्रिंग यहाँ इसका लिखते हैं A पावर n B पावर n का, अगर तो क्या बनेगा, AB। यहाँ पर देखो एक और चीज क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, AB बनेगा। ठीक है, AB A B B ट्रिपल B A4 B4, ऐसा ही स्ट्रिंग बनने जा रहा है। ठीक है, अब इसका प्रीफिक्स लेते हैं, क्या बनेगा भाई, AB का प्रीफिक्स लो, नल A, इसका प्रीफिक्स अगर लेंगे क्या बनेगा, नल A B, इसका प्रीफिक्स ऐसे ही लेंगे। देखो यहाँ पर नल और A है जो इस सेट में है क्या, नहीं है। सेम ऐसे ही इसमें से एक भी स्ट्रिंग इस सेट में नहीं है, रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी प्रीफिक्स लेंगे तो नंबर ऑफ A ग्रेटर देन B रहेगा, नंबर ऑफ A ग्रेटर देन B रहेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B है। ठीक है, प्रीफिक्स लेंगे तो कंप्लीट तो हम लेंगे नहीं, एक छोड़ कर ही लेना पड़ेगा, यहाँ तक ही लेना पड़ेगा।
क्या बन गया, ए बी बन गया, नंबर ऑफ ए ग्रेटर है, क्योंकि लैंग्वेज में क्या चाहिए, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी चाहिए। समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलेंगे कि LR0 ग्रामर ए है। इसका जो ग्रामर होगा किसके अंडर में आएगा, LR0 ग्रामर में आएगा। ठीक है, यहां पर देखो a पावर m b पावर n है, अगर nm ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है a और b में, नंबर कितना होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई रिलेशन ही जब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब क्या है कि ये सब स्ट्रिंग तो रहेगा ही लैंग्वेज में, और भी स्ट्रिंग बहुत सारा रहेगा, यहाँ पर भी इसमें सब के सब स्ट्रिंग बिलोंग करने जा रहा है। इसका सबसेट है जो हम प्रीफिक्स यहाँ पर लिए हैं, प्रीफिक्स लिए हैं, तो ए भी केवल यहाँ बिलोंग कर जाएगा ना, ए भी बिलोंग कर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ ए भी बिलोंग कर गया। अरे एम का वैल्यू 1 ले लो, एन का वैल्यू 0 ले लो, अच्छा एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ए बी बिलोंग कर जाएगा, ए बी बिलोंग करेगा इसमें, क्योंकि एम का वैल्यू ले लिए 2, एन का वैल्यू लिए 1, एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी फॉलो कर गया। ठीक है, ए बिलोंग कर गया इसमें, यहाँ पर ए बी मतलब क्या बन गया, ये LR1 बन गया, LR0 नहीं रहा है, क्योंकि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये LR1 हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं क्या, a पावर n b पावर n c पावर n के लिए देखेंगे, a पावर n b पावर n c पावर n के लिए देखेंगे, तो बताओ ये डबल कंपेरिजन है ना, n का n के साथ में, फिर इसका n के साथ में, फिर नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ c, a b c टर्नरी में अगर तीनों को इक्वल करना हो, CFL में ये काम कर ही नहीं सकते हैं हम, CFL में काम ही नहीं कर सकते हैं हम, ये कहाँ जाएगा, CSL लैंग्वेज में जाएगा। A B C 3 अल्फाबेट है, तीनों का सेम नंबर है, तो CFL में क्या है, स्टैक एक ही है, एक स्टैक से हम तीनों काउंट कर ही नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B तो हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल में हम बताए थे, CFL लैंग्वेज में बहुत सारे एग्जाम्पल में हमें चीज बताए थे कि नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल यहाँ अगर हम लेते हैं, a पावर 2 b पावर 2 c पावर 2, ठीक है, एक स्टैक मेरे पास है, एक स्टैक है मान लो मेरे पास, हम क्या किए, इसको हम एक्सपेंड करेंगे अब, a b b c c, ठीक है, पहला a आया पुश कर दिए, दूसरा a आया पुश कर दिए, b आया a को पॉप किए, फिर से b आया a को पॉप किए, लैंग्वेज अभी ओवर, स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ है, स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया है। अब c को हम कैसे काउंट करें, c को काउंट हम कैसे करेंगे, c काउंट करने के लिए a और b का काउंटिंग याद भी नहीं है, स्टैक में भी नहीं है, मतलब क्या है, ए लैंग्वेज क्या है, ए है CSL लैंग्वेज है, CSL लैंग्वेज है, और CSL है मतलब कि LLK और LRK नहीं है, CFL रहेगा, CFL रहेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि LLK LRK है, या फिर CFL है, मतलब क्या DCFL का बात कर रहे हैं, DCFL श्योर शॉर्ट LRK है, और बहुत सारा DCFL के लिए LLK भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये देख लेना है लैंग्वेज, कहीं ऐसा तो नहीं कि CSL लैंग्वेज गिवन है और LLK LRK के बारे में पूछ रहा है। अगर CSL है तो हमेशा ही क्या बोलेंगे, नॉट LLK एंड LRK। ठीक है, ये चीज हो गया, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा लो, यहाँ पर रफ करने के लिए काम आएगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आगे। यहां पर देखो क्या है, यहां पर देखो क्या है, DCFL लैंग्वेज है जो हमेशा ही LRK होगा, और DCFL का जो सेट है, ये जो DCFL का सेट है, बिगर सेट है, इसके अंदर में एक और सेट है, किसका सेट है भाई, LLK का सेट है। तो कुछ ऐसा DCFL रहता है, कुछ ऐसा DCFL रहता है जो क्या रहता है, LLK भी होता है। ठीक है, उसके अंदर में एक और सेट क्या है, एक और देखो सेट क्या है, स्मॉलर सेट क्या है, सिंपल ग्रामर, एस ग्रामर, एस ग्रामर मतलब क्या है, सिंपल ग्रामर, ये क्या है, LL1 ग्रामर भी इसको हम लोग बोलते हैं।
जो एल के यहाँ लिखे हैं, अगर के का वैल्यू 1 रहे, के का वैल्यू 1 रहे तो क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रामर भी ये है। अब सिंपल ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखेंगे, सिंपल ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखेंगे, और सिंपल ग्रामर क्या मीनिंग है, क्या बेनिफिट है, वो सब हम लोग देखते हैं सिंपल ग्रामर टॉपिक में। ये जान लो क्या कि DCFL के अंडर में ही क्या है, सिंपल ग्रामर है। ठीक है।